एपिसोड 31। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सूर्या इन डेंजर। सूर्या जब वंश के कार से उतरकर होटल के अंदर जाने लगता है तभी उसी के ऊपर कोई जाल आकर गिरता है। वो जाल काफ़ी बड़ा था और उस जाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म भी लगा था, जिसके वजह से सूर्या वहीं पे बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। रात ज़्यादा हो गया था, इसलिए सिर्फ वहां पर कार ही चल रही थी। कोई आदमी या औरत पैदल कहीं नहीं जा रही थी, इसलिए भोला ने बड़ी चालाकी से सूर्या को अपने जाल में फंसा लिया था। भोला और उसके चेले कहीं से बाहर निकलते हुए हंसते हुए सूर्या से कहते हैं, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। भोला कहता है उसने, और उसके चेलों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उनके नाक में क्लोरोफॉर्म की गंध नहीं जा रही थी। सूर्या अभी भी थोड़े से होश में था। वो भोला और उसके चेलों को देखते हुए बेहोशी के हालत में कहता है, तुम लोग कौन हो? इतना कहने के बाद वो पूरी तरह से फिर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश हो जाने के बाद भोला सीधा अपनी मैम को कॉल लगाता है और कहता है, प्रिया मैम, जैसा कि आपने मुझे उस लड़के को पकड़ने को कहा था वैसा ही मैंने किया है और उस लड़के को पकड़ लिया है। भोला की ये खबर सुन प्रिया खुशी के मारे फूले नहीं समाती हैं और कहती हैं, भोला तुम एक काम करो, उस लड़के को हमारे घर पर ही ले आओ, मैं तुम्हारा और उस लड़के का वहीं पे इंतज़ार करूंगी। इतना कहने के बाद नकुल की मां कॉल कट कर देती हैं। इधर भोला और उसके चेले एक कार में सूर्या को रख कर ले जाने लगते हैं और उधर नकुल की मां घर में सभी को हॉल में आने के लिए बुला लेती हैं और कुछ ही देर में वहां पर सभी आ जाते हैं। जीविका अपने कमरे से हॉल में आकर अपनी मां से चिढ़ते हुए कहती हैं, अब क्या हुआ है मां, इतनी रात को आपने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? जीविका की बात सुन उसकी मां कहती हैं, मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम सभी को एक बात बतानी थी। अपनी मां की बात सुनकर जीविका फिर से कहती है, अगर आपको अपनी कुछ बात कहनी थी तो वो आप हम कल सुबह भी तो बता सकती थी ना, अभी ही आपको मेरी नींद खराब करनी थी। उसकी मां फिर इतराते हुए जवाब देती हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे कल तक का सब्र ही नहीं हो रहा था। फिर तुरंत जीविका कहती हैं, ठीक है, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए और हम सभी को सोने जाने दीजिए। फिर उसकी मां अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, वो जो लड़का था जिसने नकुल की पिटाई की थी उसको भोला ने पकड़ लिया है और वो कुछ ही देर में उस लड़के को यहाँ पर लेकर भी पहुँचता ही होगा। इस बार जीविका अपनी मां की कही बात सुनकर शॉक हो जाती हैं, क्योंकि भोला ने कैसे सूर्या के बारे में इतनी जल्दी पता लगा लिया और उसके साथ ही उसने सूर्या को पकड़ भी लिया और अभी वो उसको यहाँ भी ला रहा है। जीविका खुद से ही फिर मन में कहती हैं, सूर्या को अब मुझे ही बचाना होगा, नहीं तो ये सब शायद सूर्या को जान से भी मार सकते हैं और मैं अपनी पसंद को इतनी आसानी से मेरे सामने मरने नहीं दे सकती। तभी नकुल भी कहता है, माँ आपने सूर्या को पकड़ लिया, मैं उस सूर्या को इस बार छोड़ूंगा नहीं, इस बार मैं सूर्या को लंगड़ा और लुल्हा कर दूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। उसकी बात सुन उसकी माँ उससे कहती हैं, ज़रूर करना मेरे बेटे, आखिर मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। माँ और बेटे दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों कैसे सूर्या को मारेंगे और इधर नकुल के डैड घर में ना होकर अपने ऑफिस में अभी तक थे और कुछ पेपर्स देख रहे थे जो उनके होटल से ही रिलेटेड था। वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख रहे थे जो वंश ने ही उसको भेजा था। उस डॉक्यूमेंट में उस होटल के नए मालिक का नाम लिखा था और तस्वीर भी लगी हुई थी। वो तस्वीर और किसी नहीं सूर्या की ही थी। उस डॉक्यूमेंट में पहले वियान उस बिजनेस का मालिक था, पर वियान ने कई काम अब सूर्या के लिए छोड़ दिया था, इसलिए अब सूर्या उस होटल के बिजनेस का मालिक था। देशमुख चौहान उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, लगता है वियान सर की जगह अब उनका बेटा ले रहा है। चलो अच्छा है, मैं तो अपनी पोस्ट पर ही बैठा हुआ हूँ। अब मुझे जल्द से जल्द बस नए बॉस से मिलना होगा और कुछ मीटिंग्स भी फिक्स करनी होगी। कुछ समय से हमारे होटल के साथ करने वाले लोग इसी मीटिंग को चालू करने के लिए कह रहे थे। अब नए मालिक आ गए हैं तो ये मीटिंग करना ज़रूरी ही है ताकि सबको पता चल जाए कि अब इस होटल के बॉस वियान सिंघानिया का बेटा सूर्या सिंघानिया है। इतना कहकर वो अपना बाकी का काम भी खत्म करके कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और उधर जब अभी तक सूर्या फ्लैट में नहीं पहुंचा था तो अनाया को कुछ डाउट होने लगता है कि कहीं सूर्या फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया, इसलिए वो अपना फ़ोन निकलकर सूर्या को कॉल करती हैं, पर सूर्या का कॉल नहीं लग रहा था। वो फिर कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकालकर वंश को कॉल मिलाती हैं। हेलो मैम, कहिए आपको कुछ काम था? उधर से वंश कॉल उठाकर कहता है। तभी इधर से अनाया कहती हैं,
वंश, सूर्या अभी तक फ्लैट नहीं पहुंचा है, मैं उसका काफी देर से इंतजार कर रही हूं पर वो अभी तक नहीं आया, अनाया ने कहा। उसकी बात सुन वंश अब परेशान हो जाता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सूर्या सर को ढूंढने के लिए लोगों को लगा देता हूं, जल्द ही सूर्या सर मिल जाएंगे। उसकी बात सुन अनाया कहती हैं, वंश कुछ भी कॉल पर जल्दी से सूर्या का पता लगाओ और मुझे इन्फॉर्म करो। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देती हैं और बैठ जाती हैं। उसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती और वंश का सूर्या को ढूंढ लाने का इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर अनाया किसी को कॉल मिलाती है और कहती हैं, मैं अनाया बोल रही हूँ, यहाँ दिल्ली में सूर्या कुछ घंटों से लापता हैं। एपिसोड 32 हेलीकॉप्टर के ऊपर सोल्जर्स तैनात। सूर्या को भोला पकड़ चुका होता है और प्रिया के पास उसके बंगले पे ले जाता है और उधर से नकुल के डैड भी अपने घर के लिए निकल चुके होते हैं। जब अनाया को लगता है कि काफ़ी समय हो गया है और अभी तक सूर्या वापस नहीं आया है तो अनाया किसी को कॉल करती हैं और सूर्या के बारे में बता देती हैं। वंश अभी इंस्पेक्टर के साथ उस मेटल बॉल बॉम्ब के बारे में बात कर रहा था, पर जब अनाया का कॉल आता है और जब वो सुनता है सूर्या अभी तक घर नहीं पहुंचा है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। जो इंस्पेक्टर वंश के सामने ही बैठा था वो वंश के चेहरे पे परेशानी के भाव देखकर कहता है, क्या बात है वंश, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुन वंश कहता है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम अब उस आदमी का पता लगाओ जिसने हमारे होटल में इस बॉम्ब को रखा था। वंश इतना कहता है और फिर तुरंत वहां से निकलकर कार में बैठकर एक कॉल मिलाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, तुम्हें अगले 1 घंटे के अंदर वियान सर के बेटे सूर्या सर को ढूंढ कर निकालना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें 25% ताकत और छूट देता हूं। फिर उस साइड से आवाज़ आती है, ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। फ़ोन उस तरफ से जो आदमी ये बोलता है उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। वंश ने जिसको अभी कॉल करके वंश को ढूंढने का काम दिया था वो आदमी वंश का एक खास आदमी था। काफ़ी समय बाद वंश उसको कोई काम दिया था, इसलिए वो आदमी तुरंत काम करने के लिए मान जाता है। तभी चौहान बंगले के अंदर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है। कार की आवाज़ सुनकर प्रिया तुरंत अपने बंगले से बाहर निकलती हैं और उस जगह जाती हैं जहां से उस कार की आवाज़ आई थी। नकुल और जीविका ऐसे अपनी मां को बाहर की तरफ भागता देख वो दोनों भी बाहर जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उस सफ़ेद कार एक दुबला पतला सा आदमी एक लड़के को लेकर निकल रहा होता है और उस आदमी के साथ उसके चेले भी होते हैं। भोला अपनी कार में से सूर्या को बाहर निकालता है जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। वो और उसके चेले सूर्या को ज़मीन पर पटक देते हैं। लीजिए मैम, जैसा कि आपने कहा था मैंने इस लड़के को पकड़ लिया है, भोला ने कहा। प्रिया सूर्या को देखकर खुश होते हुए कहती है, बहुत बढ़िया किया तुमने भोला, तुमने मुझे ना तो पहले कभी नाराज़ किया था और ना ही तुम मुझे आज नाराज़ किए हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगी, जब तक के लिए तुम इन नोटों की गद्दियों से ही काम चलाओ। इतना कहने के बाद प्रिया अपने एक नौकर को उसके पैसे लाने के लिए कहती हैं। वो नौकर तुरंत टेबल पे रखे नोटों की गद्दियों में से 4 नोटों की गाड़ियों को उठाता है और प्रिया को देते हुए कहता है, ये लीजिए मालकिन। प्रिया उससे वो पैसे ले लेती हैं, भोला की तरफ एक एक करके उछाल देती हैं। भोला उन सभी नोटों की गद्दियों को पकड़ लेता है और खुश होते कहता है, आपका शुक्रिया प्रिया मैम, मैं आपके उस बड़े से इनाम का इंतज़ार करूंगा। फिर वो अपने चेलों के साथ उसी कार में बैठकर चले जाते हैं और इधर प्रिया और नकुल बड़ी अजीब नज़रों से सूर्या को देख रहे थे। जबकि प्रिया तो परेशान हो रही थी ये सोच सोच कर कि वो कैसे सूर्या को नकुल और अपनी मां के चंगुल से बचाए। प्रिया के इशारे पे उसके 4 से 5 नौकर आगे आते हैं और सूर्या को उठाकर बंगले के अंदर ले जाते हैं। बंगले के अंदर सूर्या को ले जाने के बाद उसको एक कुर्सी से बांध देते हैं। उसको कुर्सी से बांधने के बाद सबसे पहले वो सब सूर्या के मुंह पर एक कपड़ा बांध देते हैं, फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं। पानी के छींटों के वजह से सूर्या को होश आने लगता है। जब सूर्या को पूरा होश आ जाता है तो वो देखता है कि वो अभी किसी और ही जगह पर है। वो जब थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसको दिखता है कि वो किसी के घर के अंदर है। अभी सूर्या, तुमसे फिर से मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा, नकुल उसके सामने खड़े होकर कहता है। वो अपने सामने नकुल को देखकर समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्यों है और किस काम से हैं। तभी नकुल की माँ और जीविका भी सूर्या के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जीविका नाइट ड्रेस में थी और उसके एक कंधे से उसका वो टी शर्ट पीछे की तरफ फिसल रहा था जिसके वजह से उसका खूबसूरत कंधा दिख रहा था। सूर्या जीविका से नज़र हटाकर उसकी माँ पर डालता है जो काफ़ी मेकअप करी हुई थी। सूर्या उसको देख खुद से ही कहता है, ये ज़रूर इन दोनों की माँ ही होगी, देखो तो ज़रा इतनी रात को भी इन दोनों की माँ ने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखी है। जीविका की माँ तो पूरी मेकअप की दुकान ही लग रही हैं। जब सूर्या ये सब सोचता है तो वो अपनी बात पर ही थोड़ा सा हंस देता है।
उसको हंसता देख प्रिया की माँ उससे पूछती हैं, तुम हंस क्यों रहे हो हमें देखकर, क्या हम तीनों तुम्हें कोई जोकर लग रहे हैं? उसकी बात सुन सूर्या अपनी हंसी को शांत करते हुए जीविका की माँ को देखकर उसको उसका जवाब देता है, नहीं नहीं आप तीनों नहीं, सिर्फ मुझे तो आप ही जोकर लग रही हो। जरा देखो तो सही आप अपने आप को, आपने इतनी रात को कितना मेकअप अपने चेहरे पर किया हुआ है, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि आप जीविका की माँ हो। सूर्या की बात सुन जीविका की माँ गुस्सा हो जाती हैं और उससे कहती हैं, क्यों जीविका, तुम्हें मेरी बेटी नहीं लगती है कि जो तुम ये कह रहे हो? तभी फिर से सूर्या कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर बस जीविका अपने चेहरे पे मेकअप नहीं करती हैं और आप हो कि क्या ही कहने आपके। सूर्या कुछ देर से नकुल की माँ की बेइज्जती करते जा रहा था। नकुल ये देख तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ इसने बहुत बेइज्जती कर ली आपकी, अगर आप कहो तो मैं अभी इसके हाथ पैर तोड़कर इसको मज़ा चखा देता हूँ, फिर ये अगली बार आपसे कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। नकुल की माँ भी फिर कहती हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस लड़के ने बहुत बोल लिया और हमने बहुत सुन लिया, अब इसको बताना ही पड़ेगा कि हम हैं कौन। अपनी माँ की बात सुनने के बाद वो एक हैमर अपने नौकर से मंगवा लेता है और उसको पकड़कर सूर्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सूर्या अभी भी बड़े आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि उसको कोई डर ही ना हो, वो कुर्सी बैठे उबासी ले रहा था। और इधर जीविका नकुल को सूर्या की तरफ आगे बढ़ते देख वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और तुरंत कोई बहाना करते हुए नकुल और अपनी माँ से कहती हैं, माँ वो मैं क्या कह रही थी कि अभी तक डैड नहीं आए हैं, तो क्यों ना हम उनके आने का इंतज़ार करें, फिर इस लड़के को मज़ा चखाए। उसकी बात सुन नकुल कहता है, डैड के आने का इंतज़ार करने से क्या होगा, जब डैड आ जाएंगे तब भी इसके हाथ पैर तोड़ने हैं, और अगर डैड नहीं आएंगे तब भी इसके हाथ पैर तोड़ने हैं। इतना कहने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है, पर फिर अचानक से नकुल की माँ उसको रुकने के लिए कहती हैं, नकुल रुको, जीविका सही कह रही हैं, हमें तुम्हारे डैड के आने का इंतज़ार करना चाहिए, मैं भी तो तुम्हारे डैड को दिखाऊं कि मैं उनके बिना भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसकी बात सुन नकुल कहता है, पर माँ मैंने जो कहा बस वो करो और हथौड़े को टेबल पर रखकर सोफे पे बैठ जाओ। नकुल की माँ ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर नकुल हथौड़े को टेबल पे रखकर अपने डैड के आने का इंतज़ार करने लगता है। नकुल को इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि वो कब सूर्या को अपाहिज करेगा। जीविका ने किसी ना की तरह से अपनी माँ को और नकुल को थोड़े समय के लिए रोक चुकी थी, पर अब वो ये सोचने में बिजी थी कि वो अब उसके डैड के आने के बाद क्या करेगी। तभी बाहर से नकुल और जीविका के डैड भी अंदर आ जाते हैं। जिस चीज़ का जीविका को डर था अब वो भी हो ही गया था। इधर नकुल अपने डैड को देखकर बड़ा खुश था, क्योंकि अब वो सूर्या को अच्छा सबक सिखा सकता था। नकुल के डैड को देखकर उसकी माँ जल्दी से अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और उसके सामने जाकर स्टाइल से खड़े होते हुए कहती हैं, अभी आपने कहा था ना कि उस नकुल को मारने वाले लड़के को पकड़ने से कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। नकुल के डैड अपनी वाइफ को इतना खुश देख उससे कहते हैं, हाँ मैंने कहा था, पर तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो? उसकी बात सुन प्रिया और भी ज़्यादा खुश होते कहती हैं, मैं इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने नकुल को मारने वाले लड़के को पकड़ लिया है और कोई परेशानी भी नहीं हुई मुझे तो। इतना कहकर वो एक आंख मारती हैं। अच्छा देखे तो ज़रा फिर आखिर था कौन वो जिसने नकुल को पीटने की हिम्मत की थी? हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, प्रिया ने कहा। फिर दोनों ही सूर्या के पास जाने लगते हैं और इधर जैसे जैसे जीविका के डैड सूर्या के पास जा रहे थे वैसे वैसे ही जीविका की दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। जैसे ही देशमुख चौहान सूर्या के सामने पहुंचकर सूर्या को देखते हैं वैसे ही वो पूरे शौक हो जाते हैं। वो अपने सामने इंडिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून के बेटे सूर्या सिंघानिया को अपने सामने उनके ही घर में एक कुर्सी से बंधा हुआ देख रहे थे। क्या हुआ अभी आप ऐसे इस लड़के को देखकर खड़े क्यों हो? प्रिया अपने हस्बैंड का अजीब और शॉकिंग एक्सप्रेशन से भरा चेहरा देखते हुए पूछती हैं। जब नकुल के डैड कोई जवाब नहीं देते हैं तो नकुल इरिटेट हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ डैड को छोड़ो, वैसे भी अब डैड आ ही चुके हैं तो अब हम इस लड़के को मज़ा चखा सकते हैं। उसकी बात सुन नकुल की माँ अपने हस्बैंड को छोड़ती हैं और नकुल से कहती हैं, ठीक है अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अपनी माँ की बात सुन नकुल जल्दी से टेबल से हैमर उठाता है और सूर्या को मारने के लिए भागता है। इधर देशमुख बस सूर्या को बस देखता जा रहा था और वो ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था, वो बिल्कुल जम सा गया था। जीविका पूरी परेशान और खुद को ही कोस रही थी कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं किया जब माँ ने भोला को सूर्या को पकड़ने के लिए भेजा था। तो जैसे ही नकुल अपने हथौड़े से सूर्या के हाथ पे मारने को होता है वैसे ही बंगले के छत टूटता है और उसके ऊपर से कई सारे सोल्जर नीचे रस्सी से आते हैं। उन सभी के पास एक मशीन गन और एक AK-47 होता है। सोल्जर नीचे उतरते ही सबसे पहले नकुल के हाथ पे अपने गन के पीछे वाले हिस्से से मारते हैं और उसका हथौड़ा छीन लेते हैं। छत के ऊपर 5 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और हर एक पे एक एक सोल्जर बजूका और मिनी गन के साथ तैनात थे।
सभी सोल्जर सूर्या को घेर कर खड़े हो जाते हैं और सूर्या को रिहा करते हुए कहते हैं, सॉरी सर, हमें लेट हो गया आने में। कोई बात नहीं, तुम सब आ गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर वो खड़ा होता है और दोनों हाथों को ऊपर करते हुए अंगड़ाइयां लेते हुए सीधा खड़ा हो जाता है। सभी सोल्जर चौहान परिवार को अपनी बंदूक के निशाने पर रखते हैं और कहते हैं, अभी सब के सब नीचे घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को अपने गले के पीछे मोड़ लो। एपिसोड 33 सूर्या ओल्ड मेमोरी। सूर्या को जब नकुल अपने हैमर से मारने ही वाला होता है, वैसे ही उस बंगले के छत के टूटने की आवाज़ आती है। बारिश का पानी छत के जरिए अब उस बंगले के अंदर आ रहा था। बंगले के छत को तोड़कर वहां से कई सारे सोल्जर आ जाते हैं जिनके हाथों गन्स थी। वो सभी सोल्जर वंश के कहने पर सूर्या को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। कुछ सोल्जर हाथों में गन लेकर चौहान परिवार के ऊपर तानकर उनको अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। पूरी चौहान फैमिली तुरंत उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। पूरी फैमिली हाथों में गन लिए सोल्जर को देख उनकी रूह कांप उठती है। ये सब क्या इस लड़के को बचाने के लिए आए, सिर्फ वो भी इतने सारे लोग? नकुल की माँ अपने हस्बैंड से पूछती हैं। देशमुख चौहान उन सोल्जर को देख अपने होश में तो आ जाते हैं, पर डर से उनका पैर कब कपा रहा था। वो अपनी वाइफ को जवाब देते हैं, हाँ, ये सभी सिर्फ इस लड़के को ही बचाने के लिए आए हैं। नकुल ने जिस लड़के से बदला लेने का सोचा था वो कोई आम लड़का नहीं है। उसकी बात सुन प्रिया कहती हैं, फिर कौन है ये लड़का जिसके लिए इतने लोग आ गए, वो भी बिना किसी सबूत के इसको ढूंढते हुए? अपनी वाइफ की बात सुन देशमुख गुस्से से अपनी वाइफ और नकुल को देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि पहले उस लड़के के बारे में जान लो जिसने नकुल को मारा था, पर नहीं, तुम दोनों माँ और बेटे मेरी बात कहाँ सुनने वाले हो। तुम दोनों की वजह से अब यहाँ पर हमारी जान जाने वाली है। ये लड़का वर्ल्ड के सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार में से 15वां नंबर के परिवार का बड़ा बेटा है। इस लड़के के पिता व्यान सिंघानिया हैं जो इंडिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून हैं। उसकी बात सुन प्रिया के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो हैरानी के साथ सूर्या को देखती है और कहती हैं, मतलब ये हमारे ही होटल के ओनर का बेटा है जिसके पास अरबों रुपए हैं और हम आज इसे ही मारकर खुद को मौत के हवाले कर रहे थे। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। वो कांप रही थी अपनी मौत के बारे में सोच सोच कर, और इधर नकुल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके माँ और पापा कह क्या रहे थे। मोम डैड कौन सा अमीर परिवार, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। इसका नाम भले ही सूर्या सिंघानिया हो, पर इसका कोई परिवार नहीं है। और इसके तो मोम और डैड तक नहीं है, तो ये भला कैसे इतना अमीर हो सकता है? आप भी ना कुछ भी कह रहे हैं, नकुल अपने मोम और डैड से कहता है। देशमुख अपने ही बेटे की ऐसी बात सुन खुद से ही कहते हैं, मैंने ऐसी औलाद पैदा ही क्योंकि इससे अच्छा तो यही होता कि मेरी सिर्फ एक बेटी ही होती। कम से कम वो ऐसी मुसीबत तो ना हमारे गले बांधती। तभी वो नकुल से कहते हैं, तो हमारे होशियार बेटे जो सब अभी हम देख रहे हैं और अभी हमारे साथ हो रहा है, वो सब क्या सपना है? जो सूर्या के पास सोल्जर हैं वो सब क्या नकली हैं, या फिर उन सोल्जर के पास जो गन्स हैं वो नकली हैं? मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैंने तुम जैसी औलाद को पैदा कैसे कर दिया। उसकी बात नकुल सच में अब सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने जो लोग दिख रहे थे वो सभी असली थे और उनकी बंदूकें भी बिल्कुल असली थी। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि नकुल अनाथ हैं या फिर वो सच में ही इतना अमीर हैं। और उधर जीविका सूर्या की असलियत जानकर तो उस पर तो और भी ज़्यादा फिदा हो जाती हैं और खुद से ही मन में कहती हैं, तो मिस्टर हैंडसम, तुम हॉट होने के साथ साथ बिलियनर भी हो। इंटरेस्टिंग, मुझे ये पता कैसे नहीं चला। मेरी बात तो छोड़ो, जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, आखिर उसको कैसे ये पता नहीं चला कि आखिर तुम असलियत में हो कौन? सूर्या अपने हाथ और पैर चटकाते हुए आगे जाता है। वो उन लोगों के पास जाकर कहता है, तो मिसेस प्रिया चौहान, आप शायद कुछ देर पहले मुझे कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ या फिर मैं आपकी बेइज्जती कैसे कर रहा हूँ। और हाँ, आपको तो मुझसे बदला भी लेना था ना अपनी बेइज्जती का। तो अब आपको क्या हुआ? आपको अपना बदला नहीं लेना है, या फिर आप ये वर्ड ही भूल ही गई कि रिवेंज वर्ड कहा किसे जाता है? सूर्या की बात सुन प्रिया के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलते हैं। वो बोलना तो चाहती थी कुछ और माफ़ी भी मांगना चाहती थी, पर उसकी डर से ऐसी हालत हो गई थी कि वो ना तो कुछ कहने के हालत में थी और ना ही अपना बदला लेने के हालत में थी। ये देख सूर्या फिर से कहता है, लगता है आपको मुझसे बदला लेने के लिए गन चाहिए। आप फिक्र मत करिए, मैं ये इच्छा भी आपकी पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर सूर्या अपने सोल्जर की तरफ कुछ इशारे करता है। ये इशारे देखकर एक सोल्जर अपनी पॉकेट से एक लोडेड गन निकालता है और सूर्या के हाथों में थमा देता है। सूर्या उस गन को नकुल की मां की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए गन, पकड़िए, डरिए मत और ले लीजिए अपना बदला। अगर आप चाहे तो मैं आपके लाडले बेटे को भी गन दे सकता हूँ। नकुल की मां सूर्या की बातों से और उसकी हरकत से पूरी तरह डर रही थी। ये रूप सूर्या का बिल्कुल अलग ही था, मानो जैसे एक ही शरीर में दो आत्मा हो। जब नकुल की मां गन नहीं लेती है तो सूर्या की उस गन को पकड़कर खड़ा होता है और आगे नकुल की तरफ बढ़ते हुए कहता है,
नकुल भाई, तो तुम्हारा बदला लेने का सपना मुझे लग रहा है कि सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जब तुम पिछली बार मुझे भिड़ने आए थे तो मैंने सिर्फ तुम्हारे कान पर एक जोर से खींचकर रेपट मारा था और छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि तुम उस दिन के बाद से फिर मुझसे भिड़ने के बारे में नहीं सोचोगे, पर मैं गलत था, क्योंकि कुत्ते की दुम को हम भले ही 10 दिन तक पानी के अंदर रख दे, पर जब हम उसको निकालेंगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। ठीक वैसे ही तेरी हरकतें हैं। इस बार मैं तुझे कोई दूसरा चांस वांस देने वाला, क्या पता इस बारे फिर से छोड़ दिया तो तू अगली बार मुझे फिर से उठवाकर यहाँ ले आएगा, सूर्या ने कहा। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे ही चौहान फैमिली की दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। सूर्या फिर नकुल की बात सुने बगैर ही अपने सोल्जर से कहता है, ये इस पूरे परिवार को अभी के अभी खत्म कर दो, और ध्यान रहे इनमें से किसी की भी दिल की धड़कन चलनी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके सोल्जर हाँ में सिर हिलाते हैं और उन सभी को मारने के लिए अपनी बंदूकें आगे कर देते हैं। देशमुख, प्रिया, नकुल और जीविका ऐसे तुरंत सूर्या के डिसीजन से डर जाते हैं। जीविका कभी सोच भी नहीं सकती थी कि असल में सूर्या इतना ज़्यादा इमोशनलेस हैं। देशमुख को तो मानो पता ही हो कि उनके साथ अब क्या होने वाला था, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा था, जबकि नकुल, प्रिया और जीविका अपनी अपनी जान की भीख मांग रही थी। उनमें से किसी की भी आवाज़ सूर्या के कानों में नहीं जा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजने लगती है और उसके दिमाग में अजीब से तस्वीरें उभरने लगती हैं। मेरा राजा बेटा आजा इधर अपनी माँ के पास। अच्छा, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? क्या मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बनेगा या फिर डॉक्टर बनकर सबकी जान बचाएगा? ये आवाज़ और किसी की नहीं, सूर्या की माँ की होती हैं, और वो सभी तस्वीरें जो उसके दिमाग में उभर कर आ रही थी वो उसकी माँ की थी, और उसके करीब 16 साल पहले की ये सभी सारी मेमोरी थी जब वो 5 साल का था और उसके माता पिता जिंदा थे। 5 साल वाला सूर्या फिर अपनी माँ को जवाब दे रहा होता है, नहीं नहीं माँ, मैं सबकी जान तो बचाऊंगा, पर डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि बहुत अमीर बनकर, तब मैं सभी मुजरिमों को सजा भी दिलवाऊंगा। आप देखना, फिर हम सब इस छोटे से घर से निकलकर बहुत बड़े घर में रहेंगे। हाँ हाँ, मैं देखूंगी, तुम बहुत अमीर बनना और सभी मुजरिमों को सजा भी देना, पर किसी निर्दोष को कभी भी सजा मत देना, ठीक है? मुझे पता है मेरा राजा बेटा बहुत अच्छे दिल का है और वो किसी भी निर्दोष को सजा नहीं देगा, सूर्या की माँ कहती हैं। सूर्या के माता और पिता दोनों ही 16 साल पहले एक मर्डर के जरिए मारे जा चुके होते हैं। उसके माता पिता दोनों ही पुलिस में थे और अच्छी पोजीशन पर भी थे, पर उन्होंने एक काफ़ी खतरनाक अंडरवर्ल्ड के साथ पंगा ले लिया था, उन्हीं के एक साथी को पकड़कर, जिसके वजह से वो अंडरवर्ल्ड किंग बाद में सूर्या के माता पिता को उनके घर में ही घुसकर मरवा डालता है। सूर्या उस वक्त कहीं पर छिप गया था उन लोगों को देखकर, उसके दिमाग में अभी तक वो नज़ारा कौंध रहा था जो बेहद खतरनाक था। तभी सूर्या अपने सभी सोल्जर को कहता है, नहीं रुको, जाने दो उन लोगों को। जैसे ही वो सभी सोल्जर एक साथ फायर करने को होते हैं वैसे ही वो सभी सूर्या की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं। जब उन सभी को सूर्या का ये ऑर्डर मिलता है कि उन्हें इन लोगों को नहीं मारना है तो वो कहते हैं, ओके सर। इतना कहने के बाद वो सभी अपने अपने गन को हटा लेते हैं और पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। सूर्या ने उन सभी लोगों को इसलिए रोक दिया था क्योंकि उसको उसकी माँ की कही बात याद आ गई थी कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। भले ही नकुल ने और उसकी मां ने उसको मारने की कोशिश की, पर देशमुख और जीविका तो निर्दोष ही थे, उन्होंने ने सूर्या के साथ कुछ नहीं किया था। सूर्या फिर उन सभी के पास जाता है, फिर कहता है, मैंने सोचा है कि तुम सभी को जान से मार देना ये अच्छा प्लान नहीं है, इसीलिए मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ रहा हूं, पर तुम सभी को कोई ना कोई सजा मैं दूंगा ज़रूर, इसलिए जान बचने की ज़्यादा खुशी मत मनाना। सूर्या की बात सुन पूरी चौहान फैमिली के चेहरे पर चमक आ जाती है और सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जिंदा इसी दुनिया में और भी साल तक रहने वाले थे। तभी दोबारा सूर्या कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है वो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम सब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके साथ तुम्हारे पास जितना भी पैसा है उन सभी का 50% पैसा तुम गरीबों में डोनेट करोगे। अभी से लेकर के अगले 10 साल तक तुम सभी को ऐसा करना है, और तुम पर मेरे लोग नज़र भी रखेंगे कि तुम ऐसा कर रहे हो या नहीं। अगर मुझे पता चला कि तुम सभी मेरी बात नहीं मान रहे हो तो अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाना। इस बार देशमुख थोड़ा शॉक्ड दिख रहा था, क्योंकि उसको हुक्म मिला था कि उसको अपना 50% पैसा गरीबों में डोनेट करना होगा। उसका 50% हर महीने जाने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, साथ ही साथ जो उसके पास पोजीशन की पावर थी वो भी एक पल में ही छीन ली गई थी, जिसे पाने के लिए देशमुख ने हज़ारों साल मेहनत किया था। पर वो ये सोचकर भी खुश था कि अब वो जिंदा रहेगा, क्योंकि पैसा और पावर जाने के बाद उसको दोबारा कमा सकते हैं, पर जान जाने के बाद दोबारा वापस लौटकर नहीं आती हैं। सूर्या फिर वहां से अपनी सोल्जर के साथ निकल जाता है। सूर्या कार में बैठकर रास्तों को पीछे छूटते देख कहता है, माँ, मैं अब आपका बदला लूंगा, जिसने भी आपको और पिताजी को मारा था उन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एपिसोड 34 रोमांटिक नाइट। सूर्या चौहान परिवार के बंगले से बाहर आ जाता है और कार में बैठ जाता है।
वो कार में बैठ के अपनी माँ और उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है जिन सब ने सूर्या के परिवार को तबाह किया था। सूर्या के पास अब पैसा और पावर दोनों ही था, इसलिए अब वो अपने माँ और पिता के बदले के लिए बिल्कुल तैयार था। सूर्या कुछ देर में ही अपने फ्लैट पर पहुंच जाता है। वहां पर अनाया मौजूद थी और वो परेशानी से इधर से उधर घूम रही थी और उसके साथ ही उसने अपने नाखून चबाना भी शुरू कर दिया था। वो ये देख उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इधर से उधर घूम क्यों रही हो? जाकर बेड पर बैठ जाओ, और तुम इतनी रात तक जगी क्यों हो? अभी तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। अनाया ये आवाज़ सुनकर पीछे पलट कर देखती है तो उसके सामने बिल्कुल ठीक हालत में सूर्या खड़ा होता है। अनाया उसको देखते ही सबसे पहले उसके पास जाती हैं और उसका कान पकड़कर नीचे खींचते हुए कहती हैं, तुम मुझसे सवाल पूछना छोड़ो और ये बताओ, इतनी रात तक तू कहाँ पर थे? मैंने वंश को भी कॉल किया था, उससे भी मुझे तुम्हारा पता नहीं लगा था। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कहीं फिर से पहले वाले सूर्या बनकर लड़कियों के साथ बार में तो नहीं थे ना? सूर्या के कान को जब अनाया पकड़ लेती हैं तो सूर्या कहता है, आउच अनाया, ये क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? कान को छोड़ो, सच में काफ़ी दर्द हो रहा है। और मैं किसी लड़की के साथ बार में नहीं था, मैं तो बस कहीं पर फंस गया था। अनाया उसकी बात सुन उसका कान छोड़कर अपने दोनों हाथों को कमर पर रख कर कहती हैं, अच्छा, मुझे तो पता ही था, ज़रूर तुम किसी मुसीबत में ही फंस गए होंगे। तभी फिर सूर्या भी कहता है, हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता रहता है। पहले कह रही थी कि मैं लकड़ियों के साथ बार में होऊंगा और अब कह रही हो कि तुम्हें तो पता ही था कि मैं ज़रूर किसी मुसीबत में होऊंगा। तुम इन सब को छोड़ो और ये बताओ कि तुम कौन सी मुसीबत में पड़ गए थे जिसके वजह से इतने लेट हो गए? अनाया ने कहा। सूर्या फिर अपनी दोनों आंखों को घुमाते हुए कहता है, वो तुम्हें मैंने अपने क्लासमेट नकुल से मिलवाया था ना, बस उसके परिवार वालों के साथ ही कुछ पंगा हो गया था, पर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर फिर मेरे लिए वंश ने स्पेशल सोल्जर भेज दिए थे। अनाया को अब फिक्र नहीं हो रही थी क्योंकि सूर्या बिल्कुल सेफ था। अनाया फिर से पूछती हैं, वैसे नकुल के परिवार वालों के साथ तुम्हारा क्या पंगा हो गया था? इस बार सूर्या अंगड़ाई लेते हुए जवाब देता है, तुम मुझसे ऐसे ही पूछताछ करते रहोगी या फिर मुझे सोने भी दोगी? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और ऊपर से मुझे नींद भी काफ़ी आ रही है, इसलिए तुम अपने सभी सवाल कल के लिए बचा कर रख लो। अनाया को याद आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही उससे सवाल कर रही है। ठीक है, जाओ सो जाओ, वैसे भी तुम्हारा कल काफ़ी बड़ा मैच है, वो भी तुम्हारे फ्रेंड के साथ ही, पर सोने जाने से पहले तुम्हें मुझे एक किस देना होगा। अनाया ने कहा। सूर्या फिर उसको देखता है और कहता है, मेरा अभी मूड नहीं है, मुझे तो बस सोना है, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारे मूड के बारे में नहीं पूछा है कि तुम मुझे किश करना चाहते हो या फिर नहीं, मैंने तो बस तुम्हें मुझे किश करने को कहा है। जब तक तुम मुझे किश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। चॉइस तुम्हारी है कि तुम चैन से सोना चाहते हो या फिर पूरी रात मुझसे परेशान होना चाहते हो। अनाया ने कहा, तुम ना सच में एक नंबर की छिछोरी हो, मुझे परेशान करने का एक मौका तक तुम नहीं छोड़ती हो। सूर्या कहता है। तभी फिर अनाया भी कहती हैं, हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, पर ये बताओ कि तुम मुझे किश करोगे या नहीं? ये मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, इसके बाद मैं तुमसे पूछूंगी नहीं और तुम्हें परेशान करने के लिए आ जाऊंगी। अनाया सूर्या के खूब मज़े ले रहे थी, उसको काफ़ी मज़ा आता था ऐसे सूर्या को परेशान करने में। सूर्या तभी फिर अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, ठीक है, करता हूँ तुम्हें किश। उसकी बात सुन अनाया अपनी जीभ निकालकर सूर्या को दिखाती हैं। सूर्या उसके पास जाता है और जल्दी से उसके गालों पर किश करके सोने जाने लगता है। ये देख अनाया कहती हैं, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? उसकी बात सुन सूर्या पलटता है और अनाया को जवाब देता है, सोने जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा। तभी फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती हैं, पर किश का क्या, वो तुमने मुझे किया ही नहीं। उसकी बात सुन सूर्या भी अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और कहता है, अभी तो किया था मैंने तुम्हें किश, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें किश करने के बाद सो सकता हूँ। तभी फिर अनाया थोड़ी रोमांटिक होते हुए कहती हैं, हाँ, मैंने कहा तो था, पर तुम्हें मुझे लिप किश करनी होगी तभी मैं तुम्हें सोने जाने के लिए दूंगी। अनाया ने कहा। इस बार सूर्या चिढ़ जाता है और कहता है, पर हमारी ये बात तो नहीं हुई थी कि मैं तुम्हें लिप पर किश करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे गालों पर किश कर दिया और अब तुम मुझे लिप पर किस करने को कह रही हो। अनाया फिर कहती हैं, ठीक है, मैंने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे लिप किश देनी है या फिर चिक किश, पर अब तो मैं कह रही हूं ना कि तुम मुझे लिप किश दो। सूर्या अब पूरी तरह से अनाया से परेशान हो चुका था, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही पीछे पलटकर अनाया के पास जाता है और उसके सिर को पकड़ लेता है। सूर्या के होठ अब अनाया के होठों पर थे। अनाया के होठों काफ़ी कोमल थे, इसलिए अब सूर्या उसको अब किस करते ही जा रहा था। सूर्या ने ये सब इतनी जल्दी किया कि अनाया को रेडी होने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिला, इसलिए वो सूर्या को पकड़कर बेड पर गिर जाती हैं। सूर्या नीचे था और अनाया उसके ऊपर, दोनों ही लगातार एक दूसरे के होठों को चूमते जा रहे थे।
जहां पर सूर्या का बिल्कुल मूड नहीं था कोई किश विश करने का। वहीं पर जब सूर्या ने अनाया को किश करना शुरू कर दिया तो वो रुक ही नहीं रहा था। ये रात अनाया और सूर्या दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुकी थी। अगली सुबह सूर्या की आंख खुलती हैं, वो उठकर बैठता है और फ्लैट के शीशे से बाहर देखता है तो अब बारिश होना बंद हो चुका था पर आसमान में अभी भी काले बादल मंडरा रहे थे। सूर्या की नज़र फिर सबसे पहले अपने बगल में जाती है जहां पर अनाया सोई हुई थी पर अभी वो वहां पर नहीं थी। तभी सूर्या को बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देता है जिसके वजह से वो समझ जाता है कि अनाया बाथरूम में है और अभी बात ले रही है। वो समय देखता है और कहता है, अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे हैं, मेरे पास काफ़ी समय है कॉलेज जाने के लिए। इतना कहकर वो उबासी लेता है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अनाया खुद को वाइट टॉवल में लपेटकर बाहर निकलती हैं। सूर्या का ध्यान तो बाहर के ठंडे मौसम पर था और अनाया भी बाहर निकल कपड़े पहनने के लिए जाने लगती हैं। सूर्या के फ़ोन पर कॉल आता है। जब सूर्या अपने फ़ोन को देखता है तो उस पर वंश का नाम ब्लिंक हो रहा था। सूर्या उठा लेता है। हेलो सूर्या सर, वंश ने उधर से कहा। फिर सूर्या भी कहता है, हाँ वंश कहो तुमने किस लिए कॉल किया है। सर मुझे आपको ये बताना था कि जिसने होटल में बॉम्ब लगाया था उसका पता हमने लगा लिया है। वंश ने कहा, ठीक है तुमने अच्छा काम किया, अब बस उसको पकड़कर किसी खाली और सीक्रेट जगह पर ले आओ। उसको हमारे फार्म हाउस पर मत लाना क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों को हमारे फार्म हाउस के बारे में पता चल जाएगा तो शायद कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सूर्या की बात खत्म होते ही तुरंत वंश कहता है, सर मैंने आपको असल में ये बताने के लिए कॉल किया था कि हमें उस आदमी का पता लग तो चुका है पर ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि असल में वो वही आदमी है या फिर नहीं, और जो बॉम्ब का डिज़ाइन है उससे लगता नहीं है कि ये काम किसी हमारे कंट्री के अंदर वाले का काम है। ऐसा लगता है जैसे कोई कंट्री के बाहर से ही आदमी आकर इस बॉम्ब को होटल में लगाया था। सूर्या इस बार वंश की बात सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसके परिवार की दुश्मनी कंट्री से बाहर के लोगों के साथ भी होगी। फिर सूर्या कहता है, ठीक है अपने आदमी हर जगह तैनात कर दो इस पूरे दिल्ली में और जय से मिलकर उसकी मदद लेकर हर जगह पुलिस भी तैनात कराकर दिल्ली में नाकाबंदी करा दो ताकि इस दिल्ली से वो आदमी भागकर निकल ना सके। उसकी बात सुन वंश कहता है, ठीक है सर मैं जय से मिलकर बात कर लूँगा और नाकाबंदी भी करवा दूंगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उधर अनाया जब देखती हैं कि सूर्या वंश से कॉल पर बात कर रहा है तो अनाया वहीं पर रुक जाती हैं और दोनों की बातें सुनने लगती हैं। जब सूर्या और वंश की बातें खत्म हो जाती है तो वो सूर्या से कहती हैं, तुम उसी का पता लगा रहे हो ना जिसने होटल सन एंड मून में आग लगाया था। अनाया की बात सुन सूर्या उसके तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं उसकी इंसान का पता लगा रहा हूँ पर तुम्हें इन सब मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। सूर्या की बात सुन अनाया खुश होते हुए कहती है, हाँ वो तो मैं कर ही रही हूँ और तुम्हें पता है क्या मैंने 2 नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं। इस बार सूर्या अनाया की बात सुन थोड़ा पोसेसिव होते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स गर्ल्स है या फिर बॉयज। अनाया सूर्या के इस सवाल पे समझ जाती हैं कि सूर्या उसको लेकर थोड़ा फिक्र कर रहा था, इसलिए अनाया प्यार से सूर्या को जवाब देती हैं, सूर्या मेरी नई फ्रेंड्स गर्ल्स ही हैं इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुम्हारे सिवाय किसी और लड़के में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। सूर्या उसकी बात सुनकर अब बेफिक्र हो जाता है। तभी अनाया फिर से पूछती हैं, सूर्या वैसे तुम वंश से कुछ फार्म हाउस के बारे में लेकर के बात कर रहे थे ना। सूर्या उसके सवाल पर जवाब देता है, हाँ वो फार्म हाउस वंश ने दिल्ली आने से पहले ही मेरे लिए खरीद लिया था, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। वो फार्म हाउस सच में बहुत खूबसूरत है, तुम भी देखोगी ना तो बस देखते ही रह जाओगी। सूर्या की बात सुनकर वो अनाया बड़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, फार्म हाउस सूर्या हम तुम्हारे फार्म हाउस कब चलेंगे फिर। सूर्या फिर उसको जवाब देता है, हम अगले हफ्ते चलेंगे। सूर्या की बात सुन अनाया फिर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी उसका पैर फिसलता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती हैं वैसे सूर्या तुरंत भागकर उसके पास जाता है और उसको संभाल लेता है। सूर्या अनाया को गिरने से बचा तो लेता है पर वो अनाया के वाइट टॉवल को गिरने से नहीं बचा पाता है, जिसके वजह से वो टॉवल नीचे गिर चुकी होती हैं और अब अनाया बिना टॉवल के सूर्या के सामने उसके बाहों में लिपटी हुई थी। अनाया फौरन अपने दोनों हाथों से अपने बदन को छुपाते हुए ज़मीन से गिरे हुए टॉवल को उठाकर खुद को ढकते हुए कहती हैं, सूर्या तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। सूर्या तो बस वहाँ पर किसी बुत की तरह खड़ा था और वो जवाब देता है, नहीं नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इतना कहकर वो अनाया के परफेक्ट हॉट फिगर को याद करने लगता है। अनाया को लगता है कि सूर्या झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मिरर के पास से एक डब्बा उठाकर सूर्या की तरफ फेंकती हैं और कहती हैं, झूठे मुझे पता है तुमने सब कुछ देख लिया है, तुम ना बिल्कुल नहीं सुधरोगे, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। एपिसोड 35 जीविका, मोना अनरिया।
अनाया को सूर्या गिरने से बचा से लेता है, पर जो टॉवल अनाया अपने बदन पर लपेटी हुई होती हैं वो गिर जाता है, जिसके वजह से अनाया गुस्सा करती हैं और मिरर के पास में रखे सामान को उठाकर सूर्या के ऊपर फेंकने लगती हैं। सूर्या, तुम्हें तो आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अनाया सूर्या को कमरे में ही बंद कर देती हैं और खुद कपड़े पहनने के लिए चली जाती हैं। सूर्या दरवाजे के पास आकर कह रहा होता है, अनाया मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा, अब दरवाज़ा खोल दो। सूर्या बस अनाया को किसी ना किसी तरह से मनाना चाहता था, इसलिए वो ये सब कहते जा रहा था, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी। सूर्या अनाया के खूबसूरत फिगर को भुलाए नहीं भूल रहा था। उसके दिमाग में बार अनाया की ही तस्वीर चल रही थी। यार, बार बार मेरे दिमाग में अनाया की ही तस्वीर क्यों आ रही है? लगता है मैं सच में अब छिछोरा ही हो गया हूँ, सूर्या ने सोचा। तभी दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के वजह से सूर्या पीछे की तरफ जा गिरता है, क्योंकि वो दरवाजे के सहारे खड़ा था, इसलिए ऐसा उसके साथ होता है। सूर्या फिर ज़मीन पर गिर जाता है और उसे देखकर अनाया कहती हैं, हाँ अब आए हो तुम अपनी असली जगह पर। सूर्या गिरकर सीधा अनाया के पैरों के पास चला जाता है। सूर्या खड़ा होता है और कहता है, वैसे तुम्हारे पैर ही इतने हॉट हैं कि मैं इनके ऊपर तो 1000 बार गिरने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन अनाया बस स्माइल कर देती हैं और कहती हैं, चलो अब फ्लर्ट करना ख़त्म हो गया तो आज तुम्हारा फाइनल मैच है, तुम्हें ये याद भी है या नहीं? सूर्या अनाया की बात पर अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है, हाँ मुझे याद है, बस अब मैं रेडी ही होने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है, पर तभी अनाया कहती हैं, सूर्या वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। सूर्या रुक जाता है और पीछे पलटकर सवालिए नज़रों से अनाया को देखते हुए कहता है, हाँ बताओ क्या बात है? फिर अनाया कहती हैं, मैं आज तुम्हारा मैच देखने के लिए नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स अटेंड करनी है और उसके साथ ही मुझे वंश के कामों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ ही रहेगा मैच में। उसकी बात सुनकर सूर्या कहता है, पर तुम इन सभी कामों के लिए किसी और को भी तो कह सकती हो ना, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन मीटिंग्स में हमारे ही नीचे के काम करने वाले भी लोग होंगे, जिसके वजह से मुझे उनको भी हैंडल करना होगा। अगर मैं किसी और को भेजूंगी तो वो उन लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे और उल्टा ये मीटिंग फिर हमारी ख़राब हो जाएगी, अनाया ने कहा। सूर्या उसकी बात अब समझ चुका था, इसलिए वो कहता है, ठीक है, पर काम जल्दी ख़त्म करके आना, मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं करूँगा। अनाया फिर स्माइल करते हुए सूर्या को देखकर कहती हैं, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो तुमसे बिना मिले ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। इतना कहकर वो सूर्या के पास जाती हैं और उसके गालों पर किश करके कहती हैं, बाय, मैं चलती हूँ, लव यू। फिर अनाया चली जाती हैं। सूर्या भी उसको किश करना चाहता था, पर उसको उतना समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि अनाया वहाँ से तुरंत निकल जाती हैं। चलो अब मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ेगा, अब जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा। इतना कहने के बाद वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और उधर नकुल का पूरा परिवार अपने घर में बैठकर सभी पैसों को जोड़ रहे थे कि उनके पास टोटल कितना पैसा है। वो सब अपने बैंक अकाउंट, पासबुक और जहां जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था वहां से पैसे जोड़ रहे थे। चौहान परिवार के पास टोटल 300 करोड़ रुपए अभी मौजूद थे। हमारे पास अभी पूरे 300 करोड़ रुपए हैं, पर हमें इनमें से 150 करोड़ गरीबों में डोनेट करना होगा। अच्छा है कि सिर्फ पैसों की ही बात हुई, नहीं तो हमारे पास ये बांग्ला, गाड़ी और नौकर तक नहीं होते, देशमुख चौहान कहता है। उसकी बात सुन प्रिया चौहान कहती हैं, हाँ आपने सही कहा, और वैसे भी ये सब इस नालायक के वजह से हुआ है, इसके वजह से तो कल हम मर ही चुके थे। नकुल की माँ नकुल को सुनाते हुए कहती हैं। नकुल पर कुछ नहीं कहता है। तभी फिर से प्रिया कहती हैं, वैसे ये जीविका नहीं दिख रही हैं, आज सुबह से वो कहाँ गई हैं? अपनी माँ की बात सुन नकुल कहता है, मोम जीविका कॉलेज गई हैं, उसने कहा था कि वो घर में रहकर पक गई हैं, इसलिए कॉलेज में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो देखने के लिए गई हैं। नकुल की बात सुनकर उसकी माँ सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। सूर्या रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। बाहर में काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, जिसके वजह से काफ़ी लोग ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे, जिसके वजह से उन्हें ठंड ना लगे। आज तो ठंड सी लग रही है, जल्दी से अपने विंडो को ऊपर कर लेता हूँ, सूर्या ने कहा, और उसने फिर अपनी कार की विंडो को ऊपर कर लिया। सूर्या कॉलेज पहुंच जाता है। जब वो अंदर उस जगह पर जाता है जहां पर कबड्डी का मैच होना था, तो वो देखता है कि वहां पर पहले से उसके बाकी के दोस्त होते हैं। वंश भी उन्हीं के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। वो सभी सूर्या को देखकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तू आ गया भाई, हम तो कब से तेरा ही वेट कर रहे थे, चल अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है प्रैक्टिस करने के लिए, आयुष ने कहा। वो इतना कहने के बाद सूर्या को बाकियों के पास ले जाता है। तभी मोना और रिया दोनों ही सूर्या को देखकर उसके पास जाती हैं और कहती हैं, सूर्या आज तुम्हारे साथ अनाया नहीं दिख रही हैं? रिया ने पूछा। उसका सवाल सुनकर सूर्या जवाब देता है,
हाँ, उसको कुछ काम था इसलिए वो आज मेरे साथ नहीं आई। फिर वो जल्दी से वंश, आयुष, अंकुश, अक्षय, आदि और गौरव के पास चला जाता है। पर वो दोनों लड़कियां नहीं मानती हैं और फिर वहां पर वो सूर्या के पीछे पीछे चली जाती हैं। इसी बोझ जीविका भी कहीं से टपक पड़ती हैं। उन तीनों को देखकर सूर्या मन ही मन सोचता है, लो अब तो ये तीनों ही आ गई हैं, ये तीनों अब मुझे चैन से प्रैक्टिस भी करने नहीं देंगी। अनाया कहाँ हो तुम, मुझे इन तीनों से बचा लो। एपिसोड 36 कबड्डी का फाइनल मैच स्टार्ट। जीविका, मोना और रिया तीनों एक साथ हो जाती हैं, जिसे देख सूर्या डर जाता है क्योंकि वो लड़कियों को हैंडल करना नहीं जानता था। लड़कियों और लड़कों दोनों को ही हैंडल करना तो अनाया को अच्छे से आता था, इसलिए सूर्या अनाया को ही याद करने लगता है। जीविका सूर्या के पास पहुंचकर कहती है, आज तो तुम्हारा और नितिन का कबड्डी मैच है। मैंने तो नितिन की टीम के बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं और उसकी टीम भी सबसे बेस्ट है, पर मुझे पता है नितिन की टीम भले ही कितनी भी क्यों ना बेस्ट हो पर तुम्हारे सामने तो पानी काम चाय ही होगी। जीविका ने कहा। वो वहां पहुंचते ही सूर्या की बस तारीफें ही करने में लगी हुई थी, जबकि रिया और मोना सिर्फ सूर्या को देखने में ही बिजी थी। मोना को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड की कोई बेइज्जती कर रही हैं। तभी बीच में कोच आ जाते हैं और उन तीनों लड़कियों को देखते हुए कहते हैं, तुम तीनों अभी यहाँ से चली जाओ क्योंकि अभी हमारी टीम का प्रैक्टिस टाइम और कुछ ही देर मैच भी शुरू हो जाएगा। तुम तीनों मैच खत्म होने के बाद सूर्या से मिल सकती हो। कोच ने कहा। उनके इतना कहने के बाद कुछ गार्ड्स आते हैं और उन तीनों को ही वहां से ले जाते हैं। सूर्या चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक्स कोच, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं ये तीनों ही मेरा दिमाग खाती रहती। कोच सूर्या को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अरे सूर्या थैंक्स की क्या बात है, मैं कोच हूँ तुम्हारा, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, वैसे भी तुमने हमें 2 हार्ड मैचेस जितवाए हैं। इतना कहने के बाद सूर्या के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, ऑल द बेस्ट माय बॉयज, चलो अब जल्दी से अपनी प्रैक्टिस खत्म कर लो क्योंकि फाइनल मैच अब बस आधे घंटे में ही शुरू होने वाला है। उनके इतना कहते ही सूर्या और उसकी टीम अपनी जगह पर जाकर प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं। तभी अक्षय सूर्या से कहता है, ब्रो तू लड़कियों में बड़ा फेमस है, तेरे आगे पीछे एक से एक खूबसूरत लड़कियां लगी रहती हैं और हम हैं कि हमें कोई लड़कियां भाव तक नहीं देती हैं, भाई तेरे सही हैं। अक्षय की बात सुनकर सूर्या उससे कहता है, चल मुंह मत लटका, मैं तेरी सेटिंग कराने का वादा करता हूं, फिर तू भी अपनी वाली के साथ ही लगे रहियो। उसकी बात सुन अक्षय के चेहरे पर चमक आ जाती है और फिर वो सभी कबड्डी के फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसे ही आधा घंटा भी बीत जाता है। तभी कोच उन सभी के पास आते हैं और ताली को बजाते हुए कहते हैं, चलो चलो बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब 5 मिनट आराम कर लो तुम सभी क्योंकि अब बस मैच शुरू ही होने वाला है। वो सभी वहां से रेस्ट करने के लिए लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। क्या नितिन की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ रही है? आदि की बात सुनकर आयुष उसको बताते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, नितिन की टीम सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी टीम ने पिछली बार सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही कबड्डी के मैच को जीत लिया था और उस टीम का कैप्टन नितिन हर तरफ से कबड्डी के लिए बेस्ट है क्योंकि उसमें कमाल की ताकत और रफ्तार है। उसकी टीम अभी तक कोई भी कबड्डी का मैच नहीं हारी है। आयुष की बात सुनकर सूर्या एक्साइटेड होते हैं हुए कहता है, अब तो और भी मज़ा आएगा जब हम नितिन के टीम को हरा देंगे, क्यों है दोस्तों? सूर्या थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है ये सब, जिससे उसके दोस्तों में भी जोश आ जाता है और वो भी तेज़ आवाज़ में ही कहते हैं, हाँ हम नितिन के टीम का हर मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जब उन सभी का आराम करना हो जाता है और करेक्ट मैच के शुरू होने का भी समय हो जाता है तो वो सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। उन सभी के सामने अभी नितिन के टीम के सभी खिलाड़ी थे। वो सभी सूर्या के टीम को किसी बच्चे की तरह देख रहे थे सिवाय नितिन के, क्योंकि उसको पता था कि भले ही सूर्या के टीम में सब खिलाड़ी इतने कुछ खास नहीं थे पर उस टीम में सूर्या के होने की वजह से वो खुद में ही बहुत खास बन जाती हैं थी। सूर्या ने पहले भी नितिन को रेस में हरा दिया था, इसलिए इस बार नितिन कोई गलती नहीं करना चाहता था। नितिन अपने टीम के ही एक खिलाड़ी से कहता है, राहुल अगर हमारी रेड की बारी होगी तो तुम जाओगे और जो सामने वाली टीम है उसमें से तुम्हें सिर्फ एक ही लड़के से अपना बचाव करना होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं और तुम कोशिश करना कि उस लड़के को ही सबसे पहले आउट करने का। नितिन की बात सुनकर राहुल रिलैक्स होते हुए कहता है, नितिन ब्रो तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, हमने तो इससे भी हार्ड टीम को हराया है तो ये तो सिर्फ नौसिखिए ही लग रहे हैं। तभी नितिन कहता है, राहुल तू कुछ भी बोल पर उस लड़के से चौकन्ना रहियो जिससे मैं तुझे बचने के लिए कह रहा हूँ। तभी राहुल उबासी लेते हुए कहता है, चल ठीक है मैं चौकन्ना रहूंगा, पर ये तो बता दे कि मुझे अपना बचाव आखिर करना किससे है। उसके सवाल पर नितिन अपनी उंगली को सूर्या की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है,
ये जो तुम्हें उस टीम में सबसे हैंडसम लड़का और जो लंबा सा है उससे तुझे बचने की ज़रूरत है। उस लड़के का नाम सूर्या है और वो मेरा दोस्त भी फ़िलहाल में ही बना है, इसलिए मुझे उसके बारे में थोड़ा सा पता है। फिर राहुल कहता है, ठीक है, मैं फिर बाकी के टीममेट्स को भी ये खबर दे देता हूँ। इतना कहने के बाद वो बाकियों के पास जाकर सूर्या के बारे में बता देता है। जब सबको सूर्या के बारे में पता चलता है तो वो सभी एक साथ सूर्या को देखने लगते हैं। तभी सूर्या की नज़र भी उन पर चली जाती है। सूर्या देखता है कि नितिन के सभी खिलाड़ी सिर्फ उसे ही बिना पलके झपकाए देख रहे हैं। ये देखकर सूर्या को कुछ अजीब लगता है और वो कहता है, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं। एपिसोड 37 सबसे बड़ी वीकनेस। नितिन राहुल को सूर्या के बारे में बता देता है तो राहुल भी अपने बाकी के साथियों को बता देता है कि उन सभी को उस लड़के से बचने की ज़रूरत है जिसके वजह से लगभग सभी नितिन के टीम मैच सूर्या को देख रहे थे। जब सूर्या की नज़र उन सभी पर जाती है तो वो देखता है कि वो सभी उसको ही घूर घूर कर रहे थे। उसको कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो उन सभी को इग्नोर करने का फैसला करता है। दोनों टीम के कोच टॉस करने जाते हैं। जब टॉस पूरा हो जाता है तो उससे पता चल जाता है कि पहले कौन सी टीम रेड पर जाएगी। रेड पर जाने की बारी इस बार सूर्या की टीम की थी। इससे सूर्या की टीम को एक एडवांटेज मिल जाता है नितिन के किसी प्लेयर को आउट करने का। इसलिए वो सभी फैसला करते हैं कि उनकी टीम से सबसे पहले रेड पर अंकुश जाएगा। अंकुश, तुम अब से पहले रेड पर जाओगे और तुम कोशिश करना कि सिर्फ उस लाइन को छूने की, अगर तुम्हें खतरा लगे तो लाइन को ही छूकर वापस आ जाना। अक्षय ने कहा। उसकी बात सुनकर अंकुश अपने एक हाथ को घुमाते हुए जोश से कहता है, कैप्टन तुम फिक्र मत करो और बस अब मेरा जलवा देखो, मैं अभी उन सभी को धूल चटाकर आता हूँ। ऐसे अंकुश को बड़ी बड़ी फकते देख पीछे से गौरव कहता है, हाँ, कहीं धूल चटाते चटाते अंकुश खुद ही ना धूल चाटना शुरू कर दे। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं सिवाय अंकुश के। वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैं ऐसे ही इतनी आसानी से थोड़ी ना आउट हो जाऊंगा। उन सभी के बातों के बीच कोच आकर कहते हैं, तुम सभी ने क्या फैसला कर लिया कि हमारे टीम से सबसे पहले रेड पर कौन जाएगा। कोच के सवाल पर आयुष आगे आते हुए जवाब देता है, हाँ कोच, हमने रेड पे जाने के लिए अंकुश को चूज किया है। उसकी बात सुन कोच कहते हैं, ठीक है, तो जल्दी से अंकुश को रेड पर भेजो। कोच इतना कहकर नितिन के टीम के कोच के ठीक बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं। अंकुश फिर रेड पर उतर जाता है कबड्डी कबड्डी कहते हुए। उसके रेड पे उतरते ही नितिन की टीम के सभी प्लेयर्स अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। अंकुश काफ़ी होशियारी से इधर से उधर घूमता हुआ उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। नितिन की टीम अंकुश को घेरने की कोशिश करने लगती है पर अंकुश उनसे बच जा रहा था। अंकुश फिर टीम के कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर नितिन के पास कुछ लड़के आ जाते हैं जिसके वजह से जो पॉइंट लाइन होती हैं वो खाली हो जाती हैं। ये देखकर अंकुश तुरंत अपने चालों को बदलता है और जल्दी से उस लाइन को अपने पैर से टच करके जल्दी से भागते हुए लाइन क्रॉस कर देता है, जिसके वजह से एक पॉइंट सूर्या के टीम के पास आ जाती हैं। अंकुश लाइन क्रॉस करके अपने दोस्तों के पास जाता है और उछलते हुए कहता है, हुर्रे, देखा, मैंने लियोने को टच कर लिया, वो भी बिना किसी मुसीबत के। अंकुश, तुमने बहुत बढ़िया किया। ठीक है, तो अब नितिन के टीम की बारी है रेड पर आने की, इसलिए सब अपनी अपनी जगह ले लो। अक्षय ने कहा। फिर सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। सबसे आगे और बीच में वंश होता है, जबकि सबसे पीछे सूर्या होता है और अक्षय वंश के बगल में होता है। बाकी सबक डिफेंस करने के लिए अपनी मर्जी से जगह लेकर चौकन्ना थे। नितिन की टीम से सबसे पहले उनका परफेक्ट राइडर केशव आ रहा था। सूर्या की टीम ने नितिन के इस खिलाड़ी के बारे में पहले भी कई बार सुना था कि ये सिर्फ पॉइंट्स लेने में ही बेस्ट हैं। इसने कभी भी कोई पॉइंट्स मिस नहीं किया है किसी भी रेड में, इसलिए वो नितिन के टीम से पहले आगे आया था ताकि उनके पास ज़्यादा पॉइंट्स हो जाए, फिर वो अपना असली खेल शुरू कर सके। सूर्या की पूरी टीम नितिन के चाल से बेखबर थी। केशव तेजी से आगे बढ़ता है और ठीक है आदि के पास जा पहुंचता है। उसको इतने करीब देख आदि डाइव करके उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर केशव फौरन अपना पैर उस जगह से हटा लेता है, जिसके वजह से जहां पर आदि पॉइंट लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा था वो खाली हो जाता है। केशव फिर फौरन अपने एक पैर से उस लाइन को छूकर पीछे हो जाता है। केशव आदि को नीचे देख उसको भी छूकर पॉइंट लेने की कोशिश करता है, पर आदि तुरंत उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। केशव का मैच देखकर नितिन अपने दोस्तों से कहता है, केशव बिल्कुल पहले की ही तरह खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है केशव। वो उन सभी के इतने नज़दीक हैं पर फिर भी उन सभी में से कोई भी केशव को पकड़ नहीं पा रहा है। नितिन की टीम केशव से जो उम्मीद कर रही थी ठीक वही नितिन के टीम को भी मिल रहा था। नितिन सबसे ज़्यादा ध्यान सूर्या के हरकतों पर रख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो केशव को ऐसे ही तो जाने नहीं देगा। तभी आदि के ठीक पीछे से वंश आगे आता है और आदि को अपने साथ पीछे लेकर जाता है, जिसके वजह से आदि अब सेफ हो जाता है।
ये सभी कितने ना समझ हैं, इन सभी ने मेरी फुर्ती के बारे में ही सुनी होगी पर मेरी वीकनेस के बारे में शायद इन्हें अभी तक नहीं पता है। केशव ने कहा। जहां पर केशव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडर था उतना ही ज़्यादा बड़ा उसका वीकनेस भी था। अक्षय साइड से अपने प्लेयर्स को कुछ इशारा करता है जिसके वजह से सूर्या की टीम की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और अब सबसे आगे में आयुष, गौरव और सूर्या थे। केशव फिर से उन सभी के काफ़ी नज़दीक चला जाता है पर वो सूर्या से एक अच्छी दूरी पर खड़ा ताकि सूर्या उसको अपने सिकंजे में ना ले ले। तभी कहीं से केशव को उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिसका वो हाथ केशव के कंधे पर था। वो केशव से कहता है, केशव अब तेरा खेल खत्म। एपिसोड 38 वंश का जलवा। सूर्या और नितिन की टीम के बीच कबड्डी का मैच स्टार्ट हो चुका था और सबसे पहले सूर्या की टीम से अंकुश आगे रेड पर गया था। अंकुश ने बड़े आराम से पॉइंट लाइन को टच कर लिया था और वापस भी आ चुका था। और फिर नितिन की टीम से केशव रेड पर आता है। केशव बड़ा ही फुर्तीला और तेज खिलाड़ी होता है पर उसकी एक वीकनेस भी होती है जो कि जब उसे कोई अपने सिकंजे में पकड़ ले तो वो उससे छूट नहीं पाता है, इसलिए वो जब भी रेड पर जाता है तो सिर्फ पॉइंट लाइन को ही टच करता है और किसी भी बंदे को छेड़ता तक नहीं है। जब केशव अपनी चल रहा होता है तभी अक्षय अपनी पूरी टीम को उंगलियों से कुछ इशारे करता है जिसके वजह से पूरी टीम का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। केशव को तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइट से पकड़ा हुआ था। जो हाथ केशव के कंधे पर होता है वो किसी का नहीं बल्कि हमारे हीरो सूर्या का होता है। केशव अपने पीछे सूर्या को देख हड़बड़ा जाता है और वो उससे बचने की कोशिश करता है पर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता है। ये सूर्या इतनी जल्दी कैसे और कब केशव के पीछे जा पहुंचा? पूरे समय तो मैंने सूर्या के ऊपर ही नज़र रखा था, फिर ये कैसे हो गया? नितिन सूर्या को केशव के पीछे देखकर परेशान होते हुए कहता है। सूर्या की टीम जब देखती है कि केशव सूर्या के चंगुल में फंस चुका होता है तो उसकी पूरी टीम जल्दी से केशव का पास जाकर उसको पकड़ लेती है और फिर कुछ सेकंड के बाद केशव आउट भी हो जाता है। नितिन, मैंने पूरी कोशिश की थी उस लड़के से दूर रहने की पर मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे पीछे पहुंच गया। केशव अपनी टीम के पास पहुंचकर कहता है। उसकी बात सुनकर राहुल कहता है, नितिन, हमने जितना स्ट्रांग सूर्या को समझा है लगता है कि वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर हैं। उसकी बात सुनकर नितिन अपनी पूरी टीम से कहता है, हाँ राहुल, तुम सही कह रहे हो, इसलिए अब हमें अपनी टेक्निक को बदलना होगा। सभी लोग सुनो, अब हमें अभी से अपना असली खेल शुरू करना होगा। तुम सभी सिर्फ अब पॉइंट लाइन और सामने वाले टीम के कैप्टन और उसका फ्रेंड आयुष को टारगेट करो, क्योंकि अगर वो दोनों इस गेम से निकल जाएंगे तो हमारे लिए ये मैच जितना थोड़ा आसान हो जाए। और रही बात सूर्या की तो उसको हम तब देख लेंगे जब वो रेड पर आएगा। उसकी पूरी टीम नितिन की बात समझ जाती है। अब बारी होती है सूर्या के टीम के प्लेयर की। इस बार सूर्या के टीम से आयुष रेड पर जा रहा था। सूर्या आयुष का जोश बढ़ाते हुए कहता है, आयुष हो जाए, दिखा दे अपना दम उन सभी को। इतना कहकर वो आयुष को एक ताली देता है और फिर आयुष रेड पर उतर जाता है। नितिन की टीम की फॉर्मेशन पहले से बिल्कुल अलग थी। आयुष अपनी फुर्ती के साथ सबसे पहले पॉइंट लाइन को टच करने के लिए आगे जाता है पर वहां पर तभी राहुल पहुंच जाता है और उस पॉइंट लाइन को सेव कर देता है। वीर तभी तेजी से लपकता है और आयुष के पैर पकड़ लेता है। आयुष के पैर वीर के हाथों में आते ही आयुष गिर जाता है। सूर्या और अक्षय, ये तो नितिन के टीम का सबसे स्किल्ड खिलाड़ी हैं। वीर, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। कहते हैं जब भी ये डाइव मारकर अपने ओपोनेंट को पकड़ता है तो उसके ओपोनेंट का हारना तय हो जाता है। गौरव कहता है पर उसका जवाब कोई नहीं देता है क्योंकि सूर्या की टीम में सबसे स्किल्ड खिलाड़ी में से एक आयुष अभी हारने वाला था। वीर फिर खड़ा होता है और आयुष के दोनों पैरों को पकड़कर पीछे खींच लेता है और इसके साथ ही फिर आयुष का गेम ओवर हो जाता है। आयुष का हार जाने के बाद राहुल अक्षय को देखता है जो अपनी टीम से बातें कर रहा होता है और फिर राहुल कहता है, बस अब एक और फिर हमारा ये मैच जीतना पक्का हो जाएगा। अब बारी थी नितिन के टीम से एक प्लेयर के जाने की। इस बार रेड पर राहुल आ रहा था। राहुल को रेड पर आता देख वो सभी लोग राहुल को देख कर कहते हैं, ये नितिन के टीम से कोई नया प्लेयर लग रहा है, आ रहा है। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। ये वैसे नितिन के टीम के साथ कई बार कई कबड्डी मैचेस खेले हैं पर इसको कभी किसी ने रेड पर आते हुए नहीं देखा है। गौरव कहता है। उसकी बात सुनकर अक्षय कहता है, शायद ये नितिन के टीम का डिफेंडर होगा। केशव के आउट होने वजह से शायद इसको ही आना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये राउंड हमारे लिए इजी हो सकता है, अक्षय ने कहा। उसके इतना कहने के बाद ही सूर्या की टीम अपनी अपनी जगह ले लेती है। अगर मैं आप सभी को सही बताऊं तो राहुल कभी रेड पर इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसको कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना ही उसको अपने स्किल का नमूना दिखाने का कभी मौका मिला था। राहुल बिल्कुल कूल होकर आराम से रेड पर उतर गया था। उसके इतने कूल बर्ताव को देखकर सूर्या की टीम थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। राहुल रेड पर उतरते ही हरकत में आ जाता है और वो अपने लंबे पैरों की मदद से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आगे जा रहा था। राहुल अपने पैर को किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह चला रहा था और वो सिर्फ अक्षय को ही निशाना बना रहा था।
राहुल स्लिप करते हुए आदि और गौरव के चैन से दूसरी तरफ अक्षय के बेहद करीब पहुंच जाता है। ये देख वंश और सूर्या भी हरकत में आ जाते हैं, पर आदि और गौरव के चैन की वजह से सूर्या को थोड़ा टाइम लगने वाला था अक्षय के पास पहुंचने में, जिसका पूरा फायदा राहुल उठाता है। वो अपने पैर को हवा में लहरा कर ठीक अक्षय के छाती पर मारकर पॉइंट लाइन को भी छू लेता है। फिर वो तुरंत बिना कोई देरी किए ही आदि और गौरव के चैन से छलांग मारकर जल्दी से लाइन क्रॉस कर देता है और इसी के साथ नितिन की टीम ये राउंड जीत लेती है। सूर्या अक्षय के पास पहुंचकर कहता है, सॉरी अक्षय, मुझे तुम्हारे पास आने में टाइम लग गया। सूर्या की बात सुनकर अक्षय भी उससे कहता है, कोई बता नहीं यार, वैसे भी मेरी ही गलती थी, मैंने ही इसको कम समझ लिया था। अब आयुष और अक्षय गेम से बाहर हो चुके थे, इसलिए अब सूर्या को ही सब कुछ हैंडल करना था। वो कहता है, गौरव इस बार तुम रेड पर नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारी जगह अब रेड पर वंश जाएगा। उसकी बात सुनकर गौरव कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो वंश, तैयार हो जाओ, अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा। गौरव ने कहा। वंश फिर रेड पर जाने लगता है। वंश को आते देख नितिन की टीम उसको पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वो भी कभी रेड पर नहीं आया था। जैसे राहुल को कभी रेड पर जाने का मौका नहीं मिला था, वैसे ही वंश को भी कभी रेड पर जाने का मौका नहीं मिला था। वंश गैंगस्टर था और उसको अब अपनी गैंगस्टरगिरी इस मैच के अंदर दिखाना था। नितिन की टीम अब पूरी तरह से अनजान थी कि उनके सामने कौन आ रहा है। वंश दिखने में सांवला और सांवले रंग कर था, उसके साथ ही उसकी बॉडी बिल्कुल सही थी, बिल्कुल फिट। वंश को कई लड़कियों ने प्रपोज किया था उसके एटीट्यूड और कूल पर्सनैलिटी के वजह से, पर वंश को लड़कियों के चक्कर में नहीं कभी भी पड़ना ही नहीं था, इसलिए वो हर बार अपनी बंदूक की नोक से उन लड़कियों को भगा देता था। वंश काफ़ी खतरनाक लड़का है, उसने कई खून भी किए हैं और वो भी बिना एक खरोच के। वंश को आता देख राहुल कहता है, ये कौन है नितिन, मैंने इसको कभी अक्षय के टीम में कुछ खास करते हुए नहीं देखा है, ये तो डिफेंस भी बिल्कुल आराम से करता है। उसकी बात सुनकर नितिन कहता है, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है, पर मैंने इसको सूर्या के साथ हर वक्त घूमते हुए देखा है, इसलिए को भी तुम सब काम समझने की गलती मत करना। नितिन की बात सुन राहुल खुद से ही कहता है, ये नितिन खुद को कुछ ज़्यादा ही बड़ा खिलाड़ी समझता है, हर वक्त हर किसी से बचने के लिए कहता रहता है, पता नहीं कोच ने क्या सोचकर इसको हमारे टीम का कैप्टन बनाया है। जब राहुल लगातार नितिन को ही घूर घूर कर खुद से ही ये सब कह रहा था, तब नितिन ये नोटिस कर लेता है कि राहुल उसको देख रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़कर राहुल से पूछता है, क्या हुआ राहुल, तुम्हें कुछ कहना है क्या? नितिन की आवाज़ सुनकर राहुल शांति से ही अपनी नज़र सूर्या की तरफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद नितिन की टीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अपनी पोजीशन भी ले लेती हैं। वंश रेड पर उतर जाता है और अपना असली खेल दिखाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वंश अपने पैरों में अलग ही स्पीड लेकर सीधा सबके बीच में से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट के लाइन को टच कर लेता है। फिर वो 2 प्लेयर को भी टच कर लेता है और फिर ठीक उस लाइन के पास पहुंच जाता है, जो लाइन क्रॉस करने के बाद वंश 4 पॉइंट अपने टीम के नाम कर सकता था, पर वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी नज़र अभी एक और डिफेंडर पर थी। वंश की फुर्ती देखकर नितिन हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि ये स्पीड तो सूर्या के स्पीड से भी ज़्यादा लग रही थी। तभी राहुल आगे बढ़ता है वंश को पकड़ने के लिए, पर उससे पहले ही वो डिफेंडर वहां पर पहुंच जाता है जिस पर नज़र पहले से ही वंश ने गड़ा रखी थी। उसको आते देख वंश राहुल वाली ट्रिक यूज़ करता है और अपने पैर से उस डिफेंडर के छाती के ठीक बीच में टच करता है। फिर वो तुरंत लाइन क्रॉस कर देता है और इसके साथ ही सूर्या के टीम के पास 5 पॉइंट्स और भी आ जाते हैं। वंश को पता था कि अगर वो राहुल, नितिन और वीर से घिर जाएगा तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उसने सिर्फ 3 डिफेंडर्स को ही टारगेट किया था। वंश के अपने टीम के पास जाते ही गौरव कहता है, वंश ब्रो, तूने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तो लगता है कि ज़रूर तूने ही सूर्या को भी प्रैक्टिस कराई होगी, तभी सूर्या भी इतना बढ़िया प्लेयर है, पर तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुमने तो एक झटके में ही 5 पॉइंट ले लिए, वाह भाई, मान गए। वंश उसकी बता सुनकर कहता है, गौरव नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था, और कुछ नहीं। और सूर्या सर मुझसे भी ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, तुमने अभी उसका गेम देखा ही नहीं है। गौरव वंश की बात सुनकर सूर्या को तिरछी निगाहों से देखने लगता है, ऐसे सूर्या उसको देखता देख कहता है, चलो अपनी जगह ले लो, अब नितिन के बारी है आने की। सूर्या के इतना कहने के बाद ही गौरव, अंकुश आदि वंश और सूर्या अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। नितिन रेड पर उतर जाता है। उसके रेड पर उतरते ही पूरा माहौल गर्म हो चुका था, क्योंकि नितिन अपनी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है। नितिन एक अलग सा ही स्टाइल सेट कर रहा था और बड़ी सावधानी से आगे भी बढ़ रहा था। ये देखकर मोना खुद से ही कहती हैं, नितिन ज़रूर अपनी स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला है, लगता है अब सूर्या की टीम हार जाएगी, मुझे अफसोस रहेगा सूर्या की टीम को हारता देख, मैं चाहती थी कि सूर्या ही जीते। एपिसोड 39 सूर्या vs नितिन टीम फाइनल राउंड।
जब नितिन रेड पर अपनी फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है तो मोना सूर्या के टीम के लिए अफसोस जताने लगती हैं। उसको लग रहा होता है कि नितिन सूर्या को बड़े आराम से हरा सकता है, पर उसको ये पता नहीं था कि अभी भी अक्षय के टीम के अंदर 2 लेजेंडरी गैंगस्टर्स मौजूद थे। और वो 2 लेजेंडरी बॉयज और कोई नहीं सूर्या और वंश होते हैं। सूर्या जो हाल ही में नया अंडरवर्ल्ड का किंग बना है, और वंश जिसके नाम से ही सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोग कहते हैं। नितिन को आता देख अंकुश अपनी जगह आदि से बदल लेता है। नितिन हर एक कदम फुक फुक कर ले रहा था, वो इतनी जल्दी हारना नहीं चाहता था। नितिन पॉइंटन वाली लाइन को छूने के लिए आगे जाना चाहता था, पर वहां पर पहले से ही सूर्या मौजूद था जो उस लाइन को सिक्योर करके खड़ा हुआ था। सूर्या की टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सूर्या वहां पर खड़ा था। नितिन कबड्डी में अपने परफेक्ट स्किल्स के लिए जाना जाता है। नितिन आगे बढ़ने के लिए राहुल की जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और केशव की फुर्ती का। वो एक पल में ही आदि के पास पहुंच जाता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस में शोर हो जाता है। वो नितिन का अगला पैतरा देखना चाहते थे कि अब आगे नितिन क्या करेगा और सूर्या की टीम उससे बचने के लिए क्या करेगी। आदि नितिन को अपने पास देखकर पीछे हटने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि नितिन बिल्कुल राहुल का पैतरा इस्तेमाल करके आराम से आदि को टच कर लेता है। अब नितिन के पाले में 1 पॉइंट और आदि आउट हो चुका था। अगर नितिन सही वक्त पर लाइन क्रॉस कर देता है तो, पर अभी सूर्या के टीम के काफ़ी खिलाड़ी बचे थे और वो ऐसे कैसे आदि को गेम से बाहर होता देख सकते थे। तभी तुरंत पीछे से गौरव नितिन को घेरने के लिए आता है और उसका साथ अंकुश देता है। वंश भी पीछे नहीं हटता है और वो भी आगे बढ़ने लगता है, पर नितिन को वंश की काबिलियत की परख हो चुकी थी, इसलिए वो वंश से दूर और सूर्या पर नज़र रखे हुए था। सूर्या अभी काफ़ी पीछे था, पर वो ठीक एक पल में ही नितिन के करीब जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसको खुद अभी तक नितिन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। उसने तो सिर्फ अभी तक राहुल और केशव के पैतरे को कॉपी करते हुए देखा था। उसने अभी तक नितिन का स्किल नहीं देखा था, इसलिए वो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। उसकी जगह वंश रिस्क ले रहा था, क्योंकि सूर्या ने पहले ही वंश को कह दिया था कि वंश, हमें सिर्फ ये पता है अभी कि नितिन अपने ही प्लेयर्स के स्किल को मास्टर कर रखा है, पर हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि नितिन के पास खुद का भी कोई तरीका है ये मैच जीतने का या फिर नहीं। इसलिए मैं सिर्फ पीछे रहकर पॉइंट लाइन को सेव करूंगा, जबकि तुम नितिन को बाकी के प्लेयर्स के साथ पकड़ोगे। ये था सूर्या का प्लान, जो सिर्फ सूर्या और वंश के बीच में ही था। नितिन को लग रहा था कि सूर्या बस वहां पर पॉइंट लाइन को सेव करने के लिए खड़ा था, पर उसे क्या पता था कि वो एक साथ कई काम कर रहा था। सूर्या नितिन के हर चाल को नितिन के टीममेट से कंपेयर कर रहा था। मुझे पता है कि नितिन ने हमारी स्किल्स को मास्टर कर रखा है, पर उसका खुद का स्किल का क्या? वो कभी अपने खुद का स्किल नहीं दिखाता है। उसने सिर्फ एक ही बार कोच को वो स्किल दिखाया था, जिसके बाद से ही कोच ने इसको टीम का कैप्टन बना दिया। राहुल मन ही मन कहता है। ऐसा नहीं था कि नितिन के पास खुद के कोई पैतरे नहीं थे, बस वो किसी को अपना पैतरा दिखाना नहीं चाहता था जब तक उसका मैच किसी बड़े खिलाड़ी से नहीं हो जाता। वंश अपने एक हाथ से नितिन के हाथ को पकड़ लेता है और उसको पीछे की तरफ खींचने लगता है। जब वंश ऐसा कर रहा होता है तब नितिन महसूस कर सकता था कि असल में वंश कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि नितिन भी अपनी जान लगाकर उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वो कोशिश बेकार लग रही थी उसको। लगता है अब वक्त आ गया है कि अपना तरीका इस्तेमाल करूं, नितिन बुदबुदाता है। इतना कहने के बाद ही वो वंश के हाथ को छुड़ाने के लिए अपने एक हाथ से ऐसा दिखाता है कि वो अंकुश को छूने जा रहा है, और जब वो अंकुश की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वंश को वो हाथ ढीला पड़ जाता है, जिसके वजह से नितिन जल्दी से एक झटके के साथ वंश का हाथ दूर करता है और अंकुश को अपने एक पैर से और गौरव को एक हाथ से टच करके एक जोरदार छलांग मारता है। नितिन एक लंबी छलांग के साथ गिर पड़ता है, पर वो एक हाथ से लाइन को भी टच कर देता है, जिसके वजह से अब नितिन के टीम के पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। जो सब नितिन कर रहा था उसे देखकर खुद वंश भी शॉक था कि उसने कैसे इतनी आसानी से उसका हाथ छुड़ा लिया था। सूर्या, मैंने काफ़ी अच्छे से ही नितिन को पकड़ा था, पर पता नहीं वो कैसे इतनी आसानी से मेरा हाथ छुड़ा लिया, वंश ने कहा। वंश की बात सुनने के बाद सूर्या अपनी टीम से कहता है, तुम सब फिक्र मत करो, अब मुझे नितिन की असली चाल पता चला है। नितिन और कुछ नहीं, सिर्फ माइंड गेम खेलता है। सूर्या जी तरीके से कह रहा होता है उस तरीके से उसके दोस्त कुछ भी नहीं समझते हैं, इसलिए आदि और अंकुश के साथ साथ वंश और गौरव भी पूछते हैं, माइंड गेम इसका मतलब क्या है, और ये कबड्डी में माइंड गेम कैसे खेल सकता है? ये आइडिया तो चेस और किसी दिमाग वाले गेमों में लगाया जाता है। सूर्या आदि का सवाल सुनकर जवाब देता है, हाँ तुम सभी सही कह रहे हो, पर यह ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ दिमाग वाले गेम्स में ही इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। मैं तुम सभी को इसका असली मतलब बताता हूँ। माइंड गेम का मतलब होता है कि तुम किसी और को दिखा रहे हो कि तुम चलने वाले एक सिंपल चाल पर जब तुम समझ जाते हो कि वो बंदा तुम्हारे चाल को समझ चुका है, तो तुम उसकी जगह उसी वक्त कोई और चलकर उसको हरा देते हो। इसे एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि तुम दिखा कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, सूर्या ने कहा। जब सूर्या अपनी बात उन सभी को बता देता है तो सभी कहते हैं,
सूर्या अब बस तुम पर ही है सब कुछ, अब सिर्फ तुम ही हमें ये गेम जितवा सकते हो। हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, अब सिर्फ 5 मिनट ही बाकी हैं और ये 5 मिनट कब गुजर जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। उनकी बात सुनकर सूर्या अपने अंदर अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करने लगता है क्योंकि वो अपनी असली ताकत तो अब दिखाने जा रहा था। सूर्या कबड्डी कबड्डी कहते हुए रेड के लिए उतर जाता है और उधर मोना और रिया दोनों सूर्या को देख रही होती हैं। रिया कहती हैं, यार ये सूर्या कितना हॉट लग रहा है। उसी तरफ मोना किसी और ही ख्याल में डूबी हुई थी। सूर्या पता नहीं कैसे अब अपनी टीम के जिताएगा। अब तो सभी को पता है सूर्या अकेले ही इन सभी को नहीं एक ही बार में हरा सकता है और उसके साथ ही समय भी बहुत कम बचा हुआ है। नितिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। जीविका तो बस चुप थी और सूर्या को लगातार देखी जा रही थी। तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है। जीविका, मोना और रिया उस लड़की को देखकर कहती हैं, अनन्या, अंजलि तुम। जब वो दोनों ही जीविका और मोना और रिया को शॉक्ड होते देखती हैं तो अंजलि कहती हैं, हाँ हम क्यों, क्या हुआ तुम हम का चेहरा देखकर इतना शॉकंग क्यों हो गई, जैसे कि तुम तीनों ने हमें यहाँ पर देखने की उम्मीद ही नहीं की थी। अंजलि की बात सुनकर जीविका कहती हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस तुम इतने दिनों से यहाँ पर आई नहीं थी तो हमें लगा कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस कबड्डी के मैच में और तुम दोनों को अभी यहाँ पर देखकर बस थोड़ा अजीब लगा। जीविका की बात सुनने के बाद दोनों लड़कियां ही बैठ जाती हैं। अंजलि कुछ जवाब ना देकर उससे पूछती हैं, ये लड़का कौन है, इसके टीम में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अंजलि सूर्या को देखकर उसके बारे में पूछती हैं। रिया अनन्या अंजलि का जवाब देते हुए कहती हैं, ये सूर्या हैं। उसकी बात सुन अंजलि इस नाम के बारे में सोचने लगती है। तभी उसको ये नाम याद आ जाता है और वो जीविका से कुछ कहने ही वाली थी पर तभी जीविका अपना गला साफ करने की एक्टिंग करती है जिससे अंजलि समझ जाती है कि उसको अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। और इधर सूर्या अपना 30% एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तेजी से ठीक वीर के बगल से उसके पीछे जाकर दोनों पॉइंट लाइन को टच कर लेता है। ये देखकर वीर अपना हाथ सूर्या के छाती पर रखकर उसको पकड़ लेता है। अब सूर्या हार ही गया क्योंकि वीर की पकड़ से अब तक कोई बचकर निकल नहीं आ पाया है। मोना कहती हैं, पर सूर्या तो सूर्या था, वो बिना मतलब के कोई गलती तो करने से रहा। जब वीर उसको पकड़ता है तब सूर्या एक जोकिंग स्माइल करता है जैसे उसे किसी ने जोके सुनाया हो। सूर्या की स्माइल की वजह तीनों में से कोई समझ नहीं पाता पर फिर ठीक तभी सूर्या अपने हाथ से वीर को धक्का देता है और ठीक उसके ही साथ वीर की पकड़ सूर्या से छूट जाती है और सूर्या आज़ाद हो जाता है। जैसे ही वीर दोबारा सूर्या को पकड़ने के लिए जाता है तो तुरंत कहीं से सिटी के बजने की आवाज़ आती है जिसे सुनने के बाद वीर खुद को लाइन के दूसरी तरफ देखता है जिसका मतलब होता है कि अब वो दोबारा खेल में नहीं आ सकता है और वो आउट भी हो चुका है। नितिन ने 3 पॉइंट तो ले ही लिए थे पर अभी उसके टीम के पॉइंट्स नितिन के टीम से 1 पॉइंट कम था, इसलिए अगर उसको जितना था तो उसे राहुल और नितिन दोनों को ही एक बार में आउट करना होगा। अब सिर्फ समय 2 मिनट का ही बचा था। राहुल और नितिन भी बस उस 2 मिनट का ही वेट कर रहे थे कि कब वो समय खत्म होगा। पर तभी राहुल और नितिनी के कंधों पर एक एक हाथ महसूस होता है। उस हाथ की ताकत नितिन को वंश से भी ज़्यादा लग रहा था। नितिन सामने देखता है तो वहां पर सूर्या नहीं था। जब वो पीछे देखता है तो उसे दिखता है कि सूर्या तो उन दोनों के पीछे था। ये देखकर वो तुरंत सूर्या को रोकने के लिए पकड़ लेता है और राहुल भी सूर्या को पकड़ लेता है। पर इसका फ़ायदा अब कहाँ होने वाला था क्योंकि अब सूर्या अपने बाकी के बचे हुए एनर्जी का इस्तेमाल करके दोनों को ही घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। ये देखकर ऑडियंस सूर्या की ताकत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सूर्या ने जो टी शर्ट पहना था उसका बाजू फट जाता है क्योंकि सूर्या के मसल्स कुछ ज़्यादा ही बड़े होने लगे थे। मोना ये देखकर कहती हैं, ये तो नामुमकिन है। सूर्या ने सबसे पहले वीर को एक ही झटके में गेम से बाहर कर दिया और अब वो उन दोनों को इतने आराम से अपने साथ ले जा रहा है। सूर्या ने इस बार भी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब सिर्फ 10 सेकंड का ही समय बचा हुआ था। सूर्या को जल्दी करने की ज़रूरत थी। नितिन और राहुल कभी सूर्या के पैर पकड़ते तो कभी उसके गर्दन से उसको खींचते पर सूर्या पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। सूर्या ने फिर तभी राहुल को एक हाथ से पकड़ा और उसको भी एक धक्के के साथ लाइन से बाहर कर दिया। अब सिर्फ बाकी था तो नितिन और समय भी सिर्फ अब 5 सेकंड का ही था। 5 4 3 समय बीत रहा था पर फिर सूर्या एक लंबी छलांग मारता है। 2 और 1 इसी के साथ समय भी खत्म हो जाता है। सूर्या ठीक 1 सेकंड पहले ही लाइन को टच कर देता है जिसके वजह से सूर्या की टीम ये पूरा कबड्डी का मैच जीत चुकी होती है। सूर्या के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और उसको उठाकर हवा में उछालने लगते हैं और उससे कहते हैं, सूर्या तुमने तो कमाल कर दिया। एपिसोड 40 रिया के चांद वाले। सूर्या और नितिन के बीच कबड्डी का मैच शुरू हो चुका था। सूर्या ने अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे मैच को लास्ट के 2 सेकंड्स में जीत लिया था। नितिन की टीम जिस तरफ हार चुके थे उसी तरफ सूर्या की टीम सूर्या को उठाकर हवा में उछाल रहे थे।
ये फाइनल राउंड पूरे ऑडियंस के लिए अलग ही था क्योंकि सूर्या ने बड़ी आसानी से 5 मिनट में एक नंबर 1 टीम के 3 प्लेयर को घसीटकर लाइन से बाहर किया था। ये काम करना कोई हलवा खाने जैसा तो था नहीं, इसलिए ऑडियंस भी सूर्या का नाम चिल्लाने लग जाती है। और उस तरफ अंजलि जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी वो सूर्या का गेम देखकर शॉक थी क्योंकि उसको भी पता था कि नितिन की टीम कितनी बेस्ट है। सूर्या ने ये कैसे कर लिया, एक ही बार में उसने नितिन, वीर और राहुल तीनों को ही आउट कर दिया। मोना के फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाता है। जीविका पर कोई शौक नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ये मैच कौन जीतने वाला है। भाई क्या ही खेला तूने, मतलब एक झटके में ही तीनों को हरा दिया, मान गए यार, तू ही रियल कबड्डी चैंपियन है। अक्षय सूर्या के पास आकर उससे कहता है। आयुष और बाकी सब भी सूर्या की काफ़ी तारीफ करते हैं। असल में उन सबको लग रहा था कि सूर्या ने ये मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर सच तो ये था कि सूर्या ने अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। वो किसी को बस दिखाना नहीं चाहता है कि असल में वो है कौन। उसने फ्रेंड्स को बता रखा है कि उसके पास जॉब अच्छी है, इसलिए उसके पास ठीक ठाक पैसे हैं और जो बॉडीगार्ड्स घूमते हैं उसके असल में वो अनाया के गार्ड्स हैं। वंश ने भी अपनी पहचान छुपाई थी, इसलिए उसको कोई ज़्यादा जानता नहीं है कॉलेज में, पर अब सूर्या की टीम ये मैच जीत चुकी है तो ये तो पक्का है कई लड़कियों की नज़र अब वंश पर भी चली ही गई होगी, क्योंकि वंश ने भी तो एक नंबर का खेला था, उसकी स्पीड ही काफ़ी लाजवाब थी। इधर नितिन के टीम में नितिन कहता है, मैंने तो बहुत अच्छे से माइंड गेम खेला था सूर्या के साथ फाइनल राउंड में, पर मेरे माइंड गेम का कोई असर क्यों नहीं हुआ सूर्या पर। उसकी बात सुनकर पीछे से केशव आगे आकर कहता है, भाई उस लड़के में ताकत ही इतनी थी कि तुम अगर उसको पकड़ भी लेते तो कुछ नहीं कर पाते, तुम तीनों ने ही तो बाद में सूर्या को पकड़ लिया था। पर क्या हुआ था, सूर्या ने बड़ी आसानी से तीनों को ही लाइन से बाहर करके गेम से बाहर कर दिया और खुद पूरा मैच जीत लिया। केशव की बात सभी ध्यान से सुन रहे थे। वो सभी उसकी बात इसलिए ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि केशव बिल्कुल सही था। उन सभी ने तो आखिर में सूर्या को पकड़ ही लिया था, पर फिर भी उसने आसानी से उसको आउट कर दिया। सूर्या की टीम के कोच उन सभी के पास जाकर कहते हैं, तुम सभी ने हमारे कॉलेज को इस इवेंट में जिताकर बहुत बड़ा काम किया है, चलो अब तुम सभी को अवार्ड भी तो लेना है ना। कोच हमने इतनी मेहनत अवार्ड को जाने देने के लिए थोड़ी ना किया था, हम अभी आ रहे हैं, अवार्ड तो बस हमारा ही है। उन सभी की बात सुनकर कोच हंस पड़ते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ आओ फिर जल्दी, क्योंकि कुछ ही देर में सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स ग्राउंड के स्टेज पर आने वाले हैं। इतना कहकर कोच फिर चले जाते हैं। बाहर में बारिश भी रुक चुकी थी, मैदान को कॉलेज के क्लीनिंग स्टाफ्स मैदान को क्लीन कर चुके होते हैं और वहां पर टेबल्स एंड चेयर्स लगा देते हैं। वहां पर खाने पीने के लिए भी सब कुछ था, इसलिए कुछ लोग खा रहे थे तो कुछ लोग टेबल्स पर बैठकर बातें कर रहे थे। दिल्ली के सभी कॉलेज के ऑल प्रिंसिपल्स एक मीटिंग रखते हैं जो सीक्रेट होती हैं। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स ने इस बार ये इवेंट जीता है, कई सालों बाद हो रहा है, नहीं हमारी ही यूनिवर्सिटी हर बार ये इवेंट और अवार्ड दोनों अपने साथ ले जाती थी। हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं। वहां उस मीटिंग के अंदर सभी दिल्ली के बेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे। ऐसे कई सालों नितिन की ही टीम ये अवार्ड और पूरा इवेंट जीतते हुए आ रही थी, पर जब से सूर्या ने अपने कदम रखे हैं तब से वो सबका रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सूर्या ने सबसे पहले धनुष के टीम का घमंड तोड़ा और फिर नितिन की टीम का रिकॉर्ड तोड़ा जो वो बना रहे थे। सभी प्रिंसिपल्स कुछ खास मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सभी जल्दी से मीटिंग को फिनिश करके अवार्ड को देने के लिए आ गए। सूर्या की टीम भी शोर मचाते हुए वहां पर पहुंच जाती है जहां पर विनर्स के अनाउंसमेंट होने के हैं। भाई मुझे तो नर्वस फील हो रहा है, हमें कितने सारे लड़के और लड़कियां देख रही होगी यार। अंकुश कहता है। उसकी बात सुनकर अक्षय कहता है, चल तू उन लड़कियों में से किसी एक को अपने लिए ढूंढ कर बतो, हम तेरी सेटिंग इंतजाम कर देंगे। अक्षय की बात सुनकर अंकुश का चेहरा हो जाता है टमाटर की तरह लाल। वो कहता है, नहीं मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही सही हूँ, वैसे भी मैं इन मामलों में बिल्कुल खराब हूँ। सभी लड़के अनाउंसमेंट होने के बाद स्टेज पर जाते हैं और प्रिंसिपल से सबसे पहले अवार्ड लेते हैं। अवार्ड शीशे का था जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। शीशे के होने के बावजूद वो लग रहा था कि वो शीशे का ना होकर डायमंड का हो। उस अवार्ड पर एक लड़का बना होता है जो बैट को लेकर के शॉट के लिए रेडी था। वो अवार्ड काफ़ी ज़बरदस्त था। अवार्ड के मिल जाने के बाद सूर्या के सभी टीम के प्लेयर्स को रियल गोल्ड का मेडल भी दिया जाता है। ये कॉलेज भारत के जाने माने कॉलेज में से एक है तो गोल्ड मेडल तो देना बनता ही है। और फिर जो बाकी के टीम्स सेकंड आई थी उनको सिर्फ सिल्वर मेडल ही दिया जाता है और उससे नीचे वाले टीम को ब्रोंज मेडल मिलता है। सूर्या और उसकी टीम तो काफ़ी खुश थी, आखिर उन सभी ने पहली बार कोई अवार्ड जो जीता था। वहीं पर कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिसमें कई लड़कियां डांस भी करती हैं, उनमें अंजलि और अनन्या भी होती हैं। सूर्या अनन्या को देखकर वहां से जाने का फैसला करता है, तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है, सूर्या मैं आ गई। ये आवाज़ सुनकर सूर्या पीछे देखता है तो वहां पर अनन्या होती है। उसे देखकर जो सूर्या को अभी उदासी फील हो रहा था वो काफ़ी खुश हो गया था।
सूर्या उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर नज़दीक खींचता है और अपना गोल्ड मेडल निकालकर अनाया के गले में डाल देता है। सूर्या तुम कबड्डी का मैच जीत गए, वाओ, मुझे पता था तुम कभी हार ही नहीं सकते हो। तभी सूर्या भी कहता है, हाँ तुम्हें ही तो सब कुछ पहले से पता होता है, पर ये सब छोड़ो और ये देखो मेरा मेडल, ये मुझ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा था पर तुम पर ये तो बिल्कुल जच रहा है। अनन्या भी उस मेडल को देखती हैं, फिर उसको उतार देती हैं और वापस सूर्या के गले में है डालते हुए कहती हैं, ये तुम्हारा है इसलिए ये तुम रखो क्योंकि तुम इसके असली हकदार हो। तभी सूर्या की पूरी टीम और उसके पीछे से मोना, जीविका और रिया भी आ जाती हैं। अक्षय सूर्या और अनाया को बातें करता देख कहता है, सूर्या आज मेरी तरफ से सी ट्रीट, इस कबड्डी का मैच जीतने के लिए तो यहाँ पर जितने भी लोग अभी हैं वो सभी मेरी पार्टी में आ सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अलाउड हैं। सूर्या अनाया का हाथ पकड़कर अक्षय के साथ निकल पड़ता है अक्षय की ट्रीट के लिए। अनाया आज तुम इन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ मत लाओ, हम छोटे से किसी होटल में ही जा रहे हैं इसलिए वहाँ पर इन बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत तो नहीं होना चाहिए। सूर्या की बात सुनकर अनाया कहती हैं, ठीक है आज मैं तुम्हारे साथ ही अपना सारा टाइम स्पेंड करूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को जाने के लिए कह देती हैं। अक्षय के पार्टी में जीविका, मोना और रिया ये तीनों भी इनवाइटेड थी और ऊपर से उस ट्रीट में सूर्या भी था, तो ऑफकोर्स उन तीनों का उस ट्रीट में आना कोई आम बात तो होनी नहीं चाहिए। अक्षय एक छोटे से होटल में उन सभी को ट्रीट देने के लिए ले जाता है। तो सभी बैठ जाओ और मेन्यू में देख लो कि किस किस को क्या क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर दूंगा। रिया मेन्यू पकड़ कर देखने लगती हैं। वैसे आफ्टरनून का समय था पर मौसम अभी भी ठंडा ही था बादलों के वजह से। वहाँ उस टेबल पर अभी तक कोई भी वेटर नहीं आया था ऑर्डर लिखने के लिए। ये वेटर कहाँ रह गया है, मैंने कब का उसे ऑर्डर लिखने के लिए बुलाया था पर अभी तक आया ही नहीं। तभी सूर्या कहता है, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि वेटर अभी तक आया क्यों नहीं है, जब तक तुम सब बातें करो। इतना कहकर वो उठकर चला जाता है देखने के लिए कि वेटर आखिर रह कहाँ पर गया है। सूर्या के साथ वंश नहीं आया था क्योंकि उसे कोई काम पड़ गया था, इसलिए वो जल्दी से कबड्डी का मैच खत्म कर और मेडल लेकर चला गया था। मैं भी अभी आती हूँ। इतना कहकर रिया भी वहाँ से उठकर सूर्या के पीछे पीछे जाने लगती है। अनाया ये देख रही थी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। अक्षय के टेबल से सिर्फ एक टेबल छोड़कर कुछ शराबी लड़के अपने टेबल पर बैठकर अक्षय की टेबल के ऊपर नजर गड़ाए हुए थे। भाई वो देखो ये तो रिया है ना, लड़का कहता है। उसकी बात सुनकर वो दूसरा लड़का उसकी तरफ नजर घुमाता है तो वो देखता है कि वो सच में रिया ही होती हैं। भाई ये तो तुम्हारे बाप के दुश्मन की बेटी है, क्या कहते हो भाई, कहो तो उठवा ले क्या। तभी सैफ बोलता है, अरे अभी नहीं, ये पब्लिक प्लेस है, ज़रा मोहतरमा को बाहर तो जाने दिया जाए, फिर हम इनको उठवा लेंगे। हमारे पिताजी तो खुश ही हो जाएंगे, वैसे भी वो कई दिनों से अपने ऑपोजिशन के पार्टी से बड़े परेशान हैं भाई। इतना कहकर वो और भी अच्छे से रिया को देखने लगता है। असल में सैफ के पिताजी होते हैं एक नेता। पिछली बार इलेक्शन में रिया के पिताजी कुछ ज़्यादा ही अच्छे काम कर दिए थे जिसके वजह से वो बन गए चीफ मिनिस्टर और सैफ के पिताजी आ गए ऑपोजिशन पार्टी में। सैफ की नज़र अब कहीं और ही जा रही थी। वो अब रिया के बदन को टटोल रहा था, उससे रहा जब नहीं जाता है तो वो कहता है, सब्र वब्र गया भाड़ में, अरे चलो रे इस लड़की को उठवा के हम अपने साथ ले जाएंगे। तभी उसके आए सभी साथी कहते हैं, पर भैया जी तो पब्लिक प्लेस है ना। फिर सैफ कहता है, पब्लिक प्लेस से होता कि है रे, हम चाहे तो इस पूरे दिल्ली में तहलका मचा दे। इतना कहकर वो उठ जाता है और उसके साथ सतह उसके सभी साथी भी खड़े हो जाते हैं। कोई है क्या। सूर्या वहां चला जाता है जहां पर मैनेजर बैठा होता है। मैनेजर सूर्या की आवाज़ सुनकर कहता है, यस सर कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी। तभी सूर्या कहता है, वो हमारे टेबल पर अभी तक कोई भी वेटर नहीं आया है हमारा ऑर्डर लेने के लिए। मैनेजर ये सुनने के बाद जल्दी से झांक कर सूर्या के टेबल की तरफ देखता है और सूर्या से माफ़ी मांगते हुए कहता है, हमें माफ़ कीजिए सर, पर मैं अभी आपके टेबल पर किसी वेटर को भेजता हूँ। सूर्या भी फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि पीछे में रिया खड़ी होती हैं जो उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। उसे देखकर सूर्या कहता है, रिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिया सूर्या को देखकर स्माइल करते हुए कहती हैं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि थोड़ा घूम फिर लिया जाए। सूर्या रिया का बिना मतलब आवला बात सुनकर कहता है, अच्छा तुम घूमने के लिए इधर आई हो, ये कोई गार्डन नहीं है जो यहाँ पर तुम घूमने के लिए आई हो। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मैंने मैनेजर से टेबल पर वेटर को भेजने के लिए कह दिया है, अब चलो अपने टेबल पर चलते हैं। इतना कहकर वो फिर चलने लगता है। उसके पीछे रिया भी आने लगती हैं पर तभी बीच में सैफ और उसके साथी रिया और सूर्या को रोक लेते हैं। कहाँ जा रही हो रिया मैडम, थोड़ा हमारे साथ भी घूम फिर लिया करो।
सूर्या उन सभी को ठीक से देखता है। वो सभी दिखने में गुंडे से काम तो नहीं लग रहे थे और उनकी बातों से सूर्या ये तो समझ गया था कि ये सब रिया को पहले से ही जानते हैं। सूर्या स्माइल करते हुए रिया से कहता है, रिया तुम्हारे तो कितने सारे चाहने वाले हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लड़कों में इतनी ज़्यादा फेमस हो। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।